चलिए, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसके भीतर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, लेटर बॉक्स अटेंडेंट, पैकर, इन लोगों का क्या काम है, क्या रोल है, ये हम लोगों को देखना रहेगा। ठीक है, चलिए पहले आते हैं हम लोग रूल 86, जहाँ पे बताया गया ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन। तो हेड पोस्टमैन का क्या ड्यूटी है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हेड पोस्टमैन का क्या ड्यूटी है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इन लार्जर ऑफिसेस, मतलब जो बड़ा वाला ऑफिसेस रहेगा वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पोस्टमैन हो सकता है, जिनको हेड पोस्टमैन बोला जाएगा। तो ये पहला सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ हेड पोस्टमैन इन ए ऑफिस इज मैक्सिमम वन या मे बी मोर देन वन, है ना। तो हमको ये याद रखना है कि इसका संख्या जो है एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। आपका ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन हम जब देखते हैं तो आपका बड़े वाले ऑफिस के केस में हेड पोस्टमैन की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक बात हमको याद रखना है। अब इनका ड्यूटी क्या क्या है, तो पहले आता है कैश कन्वेंस। कैश कन्वेंस में क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि दे आर इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ कन्वेइंग मनी टू एंड फ्रॉम द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, बैंक और टाउन एसओ। तो पहला फंडा आता है कैश कॉन्वेंस, मतलब इनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, ट्रेजरी से पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी से बैंक या सब ट्रेजरी और बैंक से हमारा पोस्ट ऑफिस, इनके भीतर कैश कॉन्वेंस जो है ये ड्यूटी इनको दिया जा सकता है। फिर क्या बोला गया, हेड पोस्टमैन में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक आउट फॉर डिलीवरी द आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न बाय अदर पोस्टमैन। तो देखिए पहले हमारा एक पोस्टमैन था, मान लीजिए जिसका नाम है ए। अब ए ने क्या किया, कुछ आर्टिकल हमारे ऑफिस में आके रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया, कि मान लीजिए डोर लॉक रिमार्क दे दिया, या फिर मान लीजिए आपका एड्रेस इनसफिशिएंट एड्रेस फॉर इंक्वायरी, इस टाइप का कोई एक रिमार्क लगाया और ऑफिस में रहने दिया। तो बोला जा रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेड पोस्टमैन को भेज सकते हैं कि आप जाइए और जाके चेक करिए इन्होंने जो रिमार्क दिया वो सही है या नहीं, है ना। तो हेड पोस्टमैन में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक आउट फॉर डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न बाय अदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड, कि वो सही रिमार्क दे रहा है कि नहीं। बेसिकली इसका चेक करने के लिए दोबारा इसका रीडिलीवरी के लिए हम लोग हेड पोस्टमैन के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, अगला काम क्या है, तो बोला जी रही हेड पोस्टमैन में बी ऑर्डर्ड बाय द पोस्टमास्टर टू accompany a postman to whom several insured articles और EMO have been made over for delivery और payment। तो हमको मालूम है कि एक लाइन लिमिट होता है, एक लाइन लिमिट होता है। तो लाइन लिमिट क्या होता है, कि मान लीजिए बोला गया किसी पार्टिकुलर लाइन में पोस्टमैन जो है मैक्सिमम 40,000 का ईएमओ, इंश्योर्ड आर्टिकल, है ना, इंश्योर्ड आर्टिकल, वीपी, ये सब मिला के मैक्सिमम 40,000 लेके जा सकता है। अब मान लीजिए पार्टिकुलर डे में उनके वहाँ पे 1 लाख का सामान आ गया, है ना, 1 लाख का मनी ऑर्डर, फिर मान लीजिए आपका दूसरा वीपी वगैरह मिला कि 1 लाख का आइटम हो गया। अब ये अकेला अगर जाएगा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर ऑर्डर कर सकते हैं कि हेड पोस्टमैन को कि आप जाइए उनके साथ और जाके उसको उसके डिलीवरी करने में मदद करिए, ठीक है, उनके साथ रहने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये एक काम भी हमारा यहाँ पे हेड पोस्टमैन को दिया गया है। अगला क्या है, हेड पोस्टमैन में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेन। तो कभी अगर छोटा मोटा कोई कंप्लेन है तो उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए भी हेड पोस्टमैन को भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, आपका पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड टेस्ट द वर्क ऑफ अदर पोस्टमैन, लेटर बॉक्स अटेंडेंट। तो देखिए ये क्योंकि सीनियर व्यक्ति होते हैं तो इनको इनके द्वारा दूसरा जो पोस्टमैन है उनका काम सही से हो रहा है कि नहीं, ये चेक करवाया जाता है। अगर कहीं पे छोटा मोटा इंक्वायरी होता है तो उस छोटा मोटा कंप्लेन होता है तो उसका भी इंक्वायरी इनके माध्यम से करवाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या बताया गया, हिज सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन नोडल डिलीवरी सेंटर। नोडल डिलीवरी सेंटर जिसको हम लोग एनडीसी बोलते हैं, तो एनडीसी में भी इनका सर्विस को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये वाला बात भी हमको ध्यान रखना है। हेड पोस्टमैन शुड ऑल्सो एंटर द पार्टिकुलर्स ऑफ
ड्राइंग फ्रॉम एंड पेमेंट्स इनटू इन MS-27। तो MS-27 क्या होता है बताइए, MS-27 क्या होता है? MS-27 क्या है? पब्लिक चैट में फटाफट लिखिए MS-27 क्या है, याद है किसी को? इतना देर तो सही नहीं है। चलिए, वेरी गुड देवेन जी। ये होता है पोस्टमैन्स बुक। ये क्या होता है? ये होता है आपका पोस्टमैन्स बुक, है ना। तो पहले क्या होता था, डिफरेंट आर्टिकल जो पोस्टमैन को दिया जाता था, जैसे RL, स्पीड पोस्ट, BP, इंश्योर्ड, तो ये सारा चीज़ जो होता था, इट वॉज नोटेड इन पोस्टमैन बुक्स, यानी कि MS-27। इसमें MS-27 में इसको नोट किया जाता था। तो एट प्रेजेंट क्या होता है, जब से हमारा डिलीवरी स्लिप आ गया ना, तो हमारा अभी ये पोस्ट नो नीड टू मेक एंट्री इन पोस्टमैन्स बुक। तो अभी पोस्टमैन बुक जो है, इसमें आपका इसको एंट्री करने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा पार्टिकुलर, जैसे बैंक से हमको कितना पैसा मिला, या फिर बैंक में हमने कितना पैसा लेके जा रहे हैं, तो ये प्रकार का जो डिफरेंट ड्राइंग फ्रॉम एंड पेमेंट इनटू, ये जो मैटर है, इसको अभी भी आपका MS-27 में लिखा जा सकता है। तो ये एक बात बताया गया। इसमें एक बात बोला गया कि जो ट्रेजरर कैश बुक होता है, TCB होता है, हेड पोस्टमैन को उनमें भी सिग्नेचर करने का आवश्यकता होता है। जब भी वो मान लीजिए ड्राइंग करता है या फिर कुछ और करता है, तो ट्रेजरी कैश बुक जो रहता है उसमें भी उनको साइन करने का आवश्यकता होता है। ट्रेजरर्स कैश बुक का फॉर्म नंबर होता है ACG-2, इसको याद रखना है। ट्रेजरर कैश बुक का फॉर्म नंबर क्या होता है? ACG-2, ठीक है। SB-27 होता है SB डॉक्यूमेंट, MS-27 नहीं, राम सिंह जी, ठीक है। SB-27 जो था वो था आपका SB, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, SB डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना। SB-27 को हम लोग SB डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या फिर हाँ SB डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पर SB, ये आपका MS-27 जो है वो क्या है, वो आपका पोस्टमैन बुक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया जो भी हमारा पोस्टमैन रहेगा, उनको हमारा जो डिफरेंट पोस्टल बिजनेस है उनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट पोस्टल बिजनेस के भीतर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे बोला गया कि पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड टू नो थॉरोली द रेट ऑफ इनलैंड पोस्टेज एंड कमीशन ऑफ EMO एंड चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस, फी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये सारा चीज़ जो है पोस्टमैन को थॉरोली याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो लोग पोस्टमैन का एग्जाम देते हैं उनके लिए देखिएगा, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में एक पोस्टल टैरिफ बोल के आता है। हम लोग पहले आपको दिखाए हुए थे ना, ये वाला टैरिफ कहा गया, पोस्टल टैरिफ। तो ये पोस्टल टैरिफ जो है, जो भी पोस्टमैन का एग्जाम देता है या फिर जो IP का एग्जाम दे रहा है, उनके सिलेबस में भी है, और एग्जाम पे यहाँ से कुछ सवाल 100% पूछा जाएगा, ठीक है। ये होता है पोस्टल रेट, जो आपका 2024 में ही अपडेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हमको याद रखना है। ये पूरा वाला डॉक्यूमेंट अगर पढ़ लीजिएगा, तो एटलीस्ट किसी भी एग्जाम पे 2-4 नंबर आपको, 4-5 नंबर तो आपको यहाँ पे IP एग्जाम पे भी आएगा, 4 नंबर मिनिमम मान लीजिए। और बाकी दूसरा एग्जाम जो दे रहा है उनको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल रहेगा ही रहेगा। तो ये पोस्टल टैरिफ को जरूर याद रख लेना है। और ये पोस्टमैन का ड्यूटी भी रहता है कि वो ये जो पोस्टल टैरिफ है इसको याद रखे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमको, चलिए एक आध सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। एक सवाल पूछ लेते हैं, चलिए। बिजनेस रिप्लाई परमिट जो होता है उसका हैंडलिंग चार्ज कितना होता है? फटाफट पब्लिक चैट से बता दीजिए। बिजनेस रिप्लाई परमिट का, चलिए वेरी गुड, 1 रुपया होता है उसका हैंडलिंग चार्ज। चलिए अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। VP इंक्वायरी फी क्या होता है? VP इंक्वायरी फी कितना है? चलिए ये भी 1 रुपया है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, अरे हर्षा जी 2 रुपया नहीं है, 1 रुपया है, बिल्कुल 1 रुपया है। अच्छा बताइए, मनी ऑर्डर का जो फॉर्म हम लोग देते हैं EMO का, उसका कॉस्ट कितना है? EMO फॉर्म का कॉस्ट कितना है? 25 पैसा। किसने लिखा?
सत्येंद्र जी मनी ऑर्डर फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 25 पैसा था, ईएमओ का फॉर्म जो है वो फ्री है, याद रहेगा। मनी ऑर्डर का फॉर्म जो पहले दिया जाता था वो आपका 25 पैसा होता था, अभी ईएमओ का फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पोस्टमैन दैट दे विल थॉरोली नो द इनलैंड पोस्टेज एंड कमीशन ऑफ ईएमओ, चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस। चलिए हमको बताइए, इंश्योरेंस के लिए एक 200 रुपये के लिए आप इंश्योर्ड कर रहे हो। अच्छा, एक ना रिसेंटली हमको एक घटना मुझको पता चला है, हमारे यहाँ पे ये कंप्लेन हुआ था। तो कंप्लेन किस लिए हुआ, पोस्टमैन जो है बीट में गया था चिट्ठी डिलीवर करने। अब चिट्ठी डिलीवर करने गया तो जाके देखिएगा आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ है 1600 रुपया, और उसने कस्टमर को बोला कि हमको 1600 रुपया दीजिएगा तब हम आर्टिकल आपको देंगे। तो कस्टमर बोला नहीं, हम ये तो पैसे क्यों देंगे, हमको तो पैसा कुछ देना है नहीं, ऐसे आर्टिकल आना था आ गया, पर हमको तो पैसा देने के लिए कुछ बोला नहीं। तो पोस्टमैन ने क्या किया, उसको लेके वापस आ गया। अब उस आर्टिकल के ऊपर क्या लिखा था पता है, उस आर्टिकल के ऊपर लिखा था इंश्योर्ड फॉर ₹1600। तो आर्टिकल पे लिखा था इंश्योर्ड फॉर ₹1600, और पोस्टमैन को लगा कि भाई ये 1600 रुपये लेने के लिए बोल रहा है। तो बात समझ रहे हैं कि हम लोगों का कंसेप्ट कहाँ पे मार खा रहा है। तो ऐसा वाला गलती हम लोगों को नहीं करना है, आपको भी ध्यान रखना है। आपके अंडर में जो पोस्टमैन में काम करेगा उनको भी समझा दीजिएगा, इंश्योर्ड का मतलब होता है हमको कलेक्ट करना नहीं है ना, अगर खो जाएगा तो हमको देना रहेगा। अब आप लोग हमको थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए, 1600 रुपये के लिए अगर हम इंश्योरेंस करेंगे, कोई नॉर्मल कस्टमर, रिटेल कस्टमर, बल्क कस्टमर नहीं है, तो कितना चार्ज लगेगा। 1600 रुपये के लिए अगर इंश्योर्ड किया जाएगा तो चार्ज कितना लगेगा, फटाफट बताइए, कैलकुलेट करके फटाफट बताइए, तब तक हम लोग आगे बढ़े क्या, फटाफट से बताइए। चलिए 94, सुबंतो, आकाश, बाकी लोग भी जवाब दे दीजिए। अगर किसी को नहीं मालूम है तो डोंट नो लिख दीजिएगा, तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, दे शुड फुल्ली कम्पिटेंट। देखिए पोस्टमैन से एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड बी फुल्ली कम्पिटेंट टू फिल अप डिफरेंट फॉर्म्स। तो डिफरेंट फॉर्म जो है, जो पब्लिक को ज़रूरत होता है वो फॉर्म फिलअप करना उसको सीखना चाहिए। जैसे ईएमओ का फॉर्म है, जैसे पहले बीपी का फॉर्म होता था, तो ये सारा चीज़ है ना, इनको हमारा जो पोस्टमैन है उनको फिलअप करना आना चाहिए, ठीक है। Postman must be able to describe the principal features and advantage of savings bank and savings certificate। तो देखिए जो हमारा सेविंग्स खाता है, मतलब हमारा जो संचय खाता होता है, तो सेविंग्स बैंक, सेविंग सर्टिफिकेट, जो डिफरेंट सेविंग्स रिलेटेड स्कीम है, जो हमारा ईएमओ का फैसिलिटी है, रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी है, दूसरा पोस्टल्स फैसिलिटी है, तो इन सब का क्या एडवांटेज है और क्या फीचर्स है, पोस्टमैन को इसका आइडिया होना चाहिए। जिस कारण से पोस्टमैन का जो एग्जाम होता है उसमें देखिएगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोल के आपका एक ऑप्शन चैप्टर रहता है कि उनको डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है उसको पढ़ना रहता है, जिसके भीतर उनको सेविंग्स को पढ़ना रहता है, पीएलआई आरपीएलआई को पढ़ना रहता है, मेल प्रोडक्ट को, रेमिटेंस रिलेटेड प्रोडक्ट को पढ़ना रहता है, ठीक है। पोस्टमैन मस्ट बी एबल टू यूज पीएमए। पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने के लिए और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है इनका यूज करने के लिए पोस्टमैन को कंपिटेंट होना है, ठीक है। चलिए देवेन ने यहाँ पे लिख दिया, मारियम जी आप बोले डोंट नो, रंजना बोले डोंट नो। चलिए एक बार हम फट से बता देते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए 2 कंडीशन आपका दिया जाता है, ठीक है। इंश्योर्ड आर्टिकल को जब हमको देखना रहता है तो यहाँ पे 2 प्रकार का केस आता है। एक आता है रिटेल कस्टमर, खुचरा वाला कस्टमर, और एक आ जाता है हमारा बल्क कस्टमर। तो रिटेल के लिए बोला गया पहला 200 के लिए 10, एडिशनल 100 के लिए 6। तो 200 के लिए 10 और एडिशनल 100 के लिए कितना है, 6 है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमारा कितना था, 1600 था, तो ये 1600 से इसको 2 हिस्से में बांटिए, 1600 प्लस 1400। तो 1600 के लिए कितना लगेगा, 10 प्लस 1400 के लिए 14 गुना 6, तो आपका कितना हो गया 84 प्लस 10 इज इक्वल टू 94। अब यही वाला अगर हमारा बल्क कस्टमर हो जाता तो इसमें 200 के लिए होता था 4, उसके बाद आपका होता था 1.5%, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता, 200 के लिए 4 प्लस आपका मान लीजिए कितना रह गया, 200 हो गया तो 1400 रह गया, तो 14 इंटू 1.5 मतलब 14 7
14 प्लस 7 हो जाता 21 इजिकल टू हो जाता 25। यही ना, कैलकुलेशन सही है, क्लियर है। अगर रिटेल वाला बल्क कस्टमर होता तो कितना पड़ता, वो भी बता दीजिए आप लोग। 25 होता, क्योंकि हमारा पहला 200 के लिए लेते हैं हम 4 रुपया, उसके बाद 1200 के लिए लेते हैं हम लोग, सॉरी ये हम गलत बोले क्या, अच्छा 1600 था ना, 1600 था, ठीक है। तो पहले 200 के लिए हम लेते 4 रुपया, उसके बाद 1400 के लिए लेते 14 प्लस 7 21 रुपया, तो 21 प्लस 4 25 रुपया, ये हो जाता है हमारा इंश्योर्ड चार्ज। क्लियर हुआ क्या रंजना जी, क्लियर हुआ? रंजना जी, मारियम जी, क्लियर हुआ या नहीं, बताइए फटाफट से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं रूल 88। ये हमको क्या बताता है, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट। कुछ खास इसमें बताया नहीं गया, बोला गया कि पोस्टमैन जब जाएगा अपने बीट में, बीट क्या होता है, पोस्टमैन का जो डिलीवरी जुरिस्डिक्शन होता है ना, कि मान लीजिए यहाँ से निकला, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ घूमेगा, घूमने के बाद यहाँ वापस आएगा, तो ये जो रास्ता हुआ जो उनको क्रॉस करना रहता है, कवर करना रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीट। तो क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द पोस्टमैन प्रोसीड्स ऑन हिज बीट he should carry with him in his postman bag a small stocks of form। डिफरेंट फॉर्म को लेके उनको जाना रहता था, जैसे बीपी रिलेटेड, पहले बीपी का आपका मैनुअल फॉर्म आया करता था, है ना, तो बीपी रिलेटेड फॉर्म या दूसरा मान लीजिए जो भी फॉर्म है वो लेके जाना रहता है, ताकि कस्टमर को, पब्लिक को वो दे सके। जैसे अभी के समय पे अगर आप बोलिएगा तो अभी हम लोग पोस्टमैन को बोल सकते हैं कि वो लोग जो पोस्टमैन बैग लेके जाएगा, है ना, जो पोस्टमैन बैग लेके जाएगा उसके भीतर अभी जैसे हमारा डिपॉजिट फॉर्म लेके जा सकता है, विथड्रॉल फॉर्म लेके जा सकता है, क्लोज आपका, है ना, फिर आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके जा सकता है, हमारा पीएलआई का पीएलआई आरपीएलआई का जो फॉर्म है वो लेके जा सकता है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ कस्टमर को ज़रूरत पड़ता है, फिर मान लीजिए मनी ऑर्डर का फॉर्म लेके जा सकता है, क्योंकि कस्टमर को इसका आवश्यकता है, तो ये फॉर्म लेके वो जा सकता है ताकि बिट में जाके वो ये काम करा पाए। फिर इसके साथ आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका PMSBY होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY होता है, तो ये सब का फॉर्म लेके भी जा सकता है कि कस्टमर को समझाएगा, फॉर्म फिलअप करवा के ला सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बताया गया रूल 89 पे पोस्टमैन बुक के बारे में, जो हम लोग देखे थे। MS-27 क्या होता है, MS-27 होता है पोस्टमैन बुक। क्या बोला गया, देखिए ये लास्ट में जाके यहाँ पे आपका बताया गया, क्या बोला गया कि आर्टिकल्स जिसको आपका डिलीवरी स्लिप वगैरह में आपका हम लोग लिखते हैं, उसको पोस्टमैन बुक में लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर पोस्टमैन बुक का इंपॉर्टेंस है क्या है, हमको जानना है, सवाल एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है, एवरी पोस्टमैन, देखिए हर एक पोस्टमैन को ये मेंटेन करना है, मस्ट कीप ए बुक इन फॉर्म MS-27 इन विच बिफोर प्रोसीडिंग ऑन हिज बिट he should enter the following particulars of the EMO and other articles। तो जो मनी ऑर्डर उनको दिया जाता है बीट में जब जा रहा है, जो दूसरा आर्टिकल उनको दिया जाता है, तो ये सारा पार्टिकुलर्स उनको लिखना पड़ता था कहाँ पे, पोस्टमैन बुक में। अभी याद रखिएगा, अभी क्योंकि डिलीवरी स्लिप हम जनरेट करते हैं तो इसमें लिखने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नोट होता था, तो जैसे EMO, रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड, VP आर्टिकल्स, ये सब के केस में, इस के केस में क्या लिखा जाता था, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आर्टिकल, उस आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन। मनी ऑर्डर के केस में उसका पेई का नाम, अमाउंट, कौन सा ऑफिस से बुकिंग किया गया, एड्रेस ही कौन है, या ना, ये सारा डिटेल्स जो है उनको लिखना रहता था। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ एनी आर्टिकल मेड ओवर टू ए पोस्टमैन appears to be damaged, ए रिमार्क टू दैट इफेक्ट शुड बी रिटेन इन दिस बुक। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी भी पोस्टमैन कर सकता है, कि अगर कोई आर्टिकल उनको दिया जाता है जो देख के पोस्टमैन को लगता है कि ये आर्टिकल जो है डैमेज्ड है ना, तो वो एक रिमार्क लिख सकता है उनके इस पोस्टमैन बुक में MS-27 में, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न टू द ऑफिस ए पोस्टमैन शुड ऑब्टेन द इनिशियल ऑफ द असिस्टेंट कंसर्न्ड और ट्रेजरर इन एप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ दिस बुक। क्योंकि उनके पास पैसा दिया जाता था तो ट्रेजरर के पास आके रिटर्न दे देते, तो पोस्टमैन बुक में रिमार्क लेते थे, और आपका जो असिस्टेंट रहता था उनका भी रिमार्क लिया जाता था। तो फिलहाल अभी हमारा डिलीवरी स्लिप जो है वो इसका पर्पस को सॉल्व करता है। इफ कैश रेमिटेंस इज इंटरेस्टेड टू ए पोस्टमैन
अगर पोस्टमैन के द्वारा हम कैश को रिमिट कर रहे हैं तो बोला जा रहा है ही शुड एंटर इन हिज बुक द नेम ऑफ द ऑफिस फॉर विच इट इज इंटेंडेड, कि किस ऑफिस के लिए ये पैसा उनको दिया गया। साथ में क्या लिखना है, द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, अगर लूज भेजा जा रहा है तो कितना पैसा भेजा जा रहा है, अगर कैशबैक में क्लोज करके भेजा जा रहा है तो कैशबैक का वजन क्या है। अभी भी उनको ये काम करना है, देखिए अभी भी ये काम करना है। अभी कौन सा पर्पज आपका कम हो गया, जो डिलीवरी स्लिप था उसका पर्पज हो गया, वो आपको नहीं करना है। पर जब आपसे रेमिटेंस करवाया जा रहा है, कोई पोस्टमैन से रेमिटेंस करवाया जा रहा है तो वहां पे उनको अभी भी पोस्टमैन बुक में एंट्री करना है। He should obtain the acknowledgement of treasurer or sub postmaster or branch postmaster to which the remittance is made over। जब भी वो किसी के पास पैसा हैंड ओवर करेगा, चाहे वो ट्रेजरर के पास करे, सब पोस्ट मास्टर या ब्रांच पोस्ट मास्टर के पास करे, वो क्या करेगा, ये जो हमारा बुक मेंटेन किया जा रहा है MS-27 में, इस बुक में उनका एक्नॉलेजमेंट ले लेगा कि हाँ हमको पैसा मिला है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि किसी भी पोस्टमैन का ड्यूटी जब एक गांव से ज़्यादा जगह पे होता है, एक टाउन से ज़्यादा जगह पे होता है, मान लीजिए उनका डिलीवरी जो है उनको जो डिलीवरी करना रहता है, मतलब उनके बीट के भीतर एक गांव आता है A, एक गांव आता है B, एक गांव आता है C, तो 3 विलेज को उनको कवर करना रहता है। तो अगर किसी पोस्टमैन को एक से ज़्यादा विलेज में जाना रहता है तो उनको एक बुक मेंटेन करना रहता है जिसको बोला जाता है जिसको बोला जाता है विजिट बुक, याद रहेगा। अगर एक से ज़्यादा गांव विजिट करना रहता है तो एक बुक मेंटेन करना होता है जिसको बोला जाता है विजिट बुक। ये पोस्टमैन को भी मेंटेन करना रहता है, ABPM को भी मेंटेन करना रहता है। ABPM जो आपका डाक लेके आपका जाएगा, मतलब डाक का डिलीवरी करेगा, इसका फॉर्म नंबर होता है MS-86, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विजिट बुक का फॉर्म नंबर क्या होता है, MS-86, विजिट बुक का MS-86, और उनको ये मेंटेन करना होता है इन एडिशन, मतलब MS-27 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उनको आपका MS-86 भी मेंटेन करना है अगर उनका बिट जो है इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड ए सिंगल टाउन और विलेज। एक छोटा एक गांव या एक शहर से बाहर अगर उनका जुरिस्डिक्शन है तो उनको ये मेंटेन करना रहता है। ठीक है, यूज्ड ऑफ पोस्टमैन बुक्स शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट। अगर हमारा पोस्टमैन बुक खत्म हो जाता है तो उस पोस्टमैन बुक को डिलीवरी डिपार्टमेंट के कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स को अभी क्या होता है, पहले जैसे हमारा पोस्टमैन बुक में हम लोग एंट्री करते थे, एट प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी स्लिप प्रिंट करते हैं। डिलीवरी स्लिप का फॉर्म नंबर होता है RP-58, और एक होता है स्पेशल डिलीवरी स्लिप, जो हमारा बल्क कस्टमर होता है उनके लिए जनरेट होता है स्पेशल डिलीवरी स्लिप। इसको हम लोग जिस फॉर्म में प्रिंट करते हैं उसको बोलता है RP-57। तो याद रहेगा, डिलीवरी स्लिप जो आपका मतलब इंडिविजुअल के लिए होता है वो है RP-58, जो हमारा बल्क कस्टमर के लिए है वो RP-57। तो जहाँ पे आर्टिकल को हम डिलीवरी स्लिप में एंटर कर रहे हैं, दिस नीड नॉट बी एंटर्ड इन MS-27, उसको हम लोगों को पोस्टमैन बुक में यानी कि MS-27 में एंट्री करने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, तो इसको एंटर करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? एक बार बता दीजिए पब्लिक चैट में क्लियर हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद बताया गया रूल 90, क्या बोला गया, नेम एंड एड्रेस टू बी नोटेड। क्या है नेम एंड एड्रेस टू बी नोटेड, चलिए अंदर देखते हैं बाहर से। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। क्या बोला जा रहा है, द पोस्टमैन शुड नोट द नेम ऑफ द एड्रेसी ऑन द आर्टिकल। क्यों जरूरत है यदि क्या, पोस्टमैन शुड नोट द नेम ऑफ द एड्रेसी ऑन द आर्टिकल इफ ही कैन नॉट हिमसेल्फ रीड द लैंग्वेज। मान लीजिए कि भुवनेश्वर में कोई एक पोस्टमैन है ना, भुवनेश्वर में, तो ये आपका ओडिया लैंग्वेज जानता है, ये मान लीजिए बंगाली जो है वो नहीं पढ़ सकता है। अब कोई एक आर्टिकल है जिसमें जो एड्रेस है इट इज रिटन इन बंगाली,
तो ये बंगला में लिखा हुआ है, अब ये कैसे पढ़ेगा, पढ़ नहीं सकता। अब मान लीजिए उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर, गूगल लेंस वगैरह लगाया, फोटो वोटो खींच के कैसे वैसे करके वो पता कर लिया कि हाँ उस कस्टमर का नाम क्या है, तो कस्टमर का नाम लिख लीजिए शरद प्रधान, ठीक है। तो ये अब उनको तो बंगला पढ़ना आता नहीं, तो उनको क्या करना रहेगा, उनको इसको लिख लेना होगा इस तरीके से ताकि वो उसको खुद पढ़ सके, है ना, वो इसको पढ़ सके, इस तरीके से उनको लिखना होगा। तो वही बात बताया जा रहा है कि ये पोस्टमैन, ये पोस्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए, ए पोस्टमैन शुड नोट द नेम ऑफ द एड्रेस ऑन द आर्टिकल इफ ही कैन नॉट हिमसेल्फ रीड द लैंग्वेज इन विच द एड्रेस इज रिटन। एड्रेस को अगर नहीं पढ़ सकता तो वो अपने हिसाब से उसको लिख लेगा ताकि वो उसको पढ़ सके। द पोस्टमैन शुड नॉट रिसीव आर्टिकल ऑफ अनदर पोस्टमैन बिट। देखिए दूसरे पोस्टमैन का बिट का जो आर्टिकल है उसको लेना नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन आर्टिकल गिवन टू हिम फ्रॉम डिपॉजिट। कि आज मान लीजिए एक पोस्टमैन आया, उसको डिपॉजिट में रखा था कि भाई नहीं चलो बीट चेंज करना है, इस बीट से उस बीट में जाना है, तो ऐसा केस में ले सकता है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में दूसरे पोस्टमैन का बिट का जो आर्टिकल होगा वो ये नहीं लेगा, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम वन बिट टू अनदर इज नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट। जो डिलीवरी असिस्टेंट डिलीवरी पी रहेगा उनका परमिशन के बगैर एक बिट से दूसरे बिट में ट्रांसफर जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। खास कुछ था नहीं। आगे आते हैं रूल 91, डैमेज्ड आर्टिकल। देखिए ये काम का चीज़ है, अगर पोस्टमैन को कोई डैमेज्ड आर्टिकल मिल जाता है तो क्या करना रहता है। इस पेज से एक सवाल पूछा जा सकता है 2 नंबर वाला, ध्यान दीजिए। अगर चाय पानी पी रहे हैं तो उसको रखिए और इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो 2 नंबर छूट जाएगा, बाद में आप बोलिएगा कि हमने बताया नहीं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखिए, ए पोस्टमैन्स ड्यूटी, इट इज ए पोस्टमैन्स ड्यूटी टू केयरफुली एग्जामिन एवरी आर्टिकल मेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी। तो जो भी आर्टिकल को हम उनको डिलीवरी के लिए देंगे उनको केयरफुली एग्जामिन करना किसका काम है, पोस्टमैन का काम है। साथ ही साथ अगर कभी भी किसी आर्टिकल को खुला हुआ मिला, डैमेज्ड कंडीशन में मिला, टेम्परिंग का कोई साइन है ऐसा उनको लगता है, तो इमीडिएटली द पोस्टमैन शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पोस्ट मास्टर। उनको तुरंत पोस्ट मास्टर के नोटिस में लाना है कि सर देखिए हमको ये फटा हुआ आर्टिकल दिया गया, ये डैमेज्ड आर्टिकल मिला, जरूर कुछ गड़बड़ है, दया पता लगाओ, है ना। तो दया को बुलाना पड़ेगा, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है, स्पेशल केयर। इस बात को ध्यान दीजिए, आप पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जहां पे भी इंश्योर्ड आर्टिकल आएगा यू शुड बी स्पेशली केयरफुल, ठीक है। खतरनाक चीज है, ध्यान देना है। स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। इंश्योर्ड आर्टिकल का कंडीशन सही से चेक कर लेना है, वजन वगैरह चेक कर लेना रहता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई डैमेज्ड आर्टिकल मिल गया डिलीवरी के लिए तो नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिलीवरी के लिए भेजते नहीं, उसके बदले वी सर्व ए नोटिस और इंटीमेशन स्लिप to the addressee by the postmaster to attend the post office within prescribed period। तो अगर कोई डैमेज्ड आर्टिकल मिलता है तो हम लोग वहाँ पे इंटीमेशन स्लिप देते हैं कि भैया आपका एक आर्टिकल आया है पर फटा हुआ कंडीशन में है, डैमेज्ड कंडीशन में है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कम टू पोस्ट ऑफिस एंड कलेक्ट द आर्टिकल, है ना। तो ये एक इंटीमेशन उनके पास देते हैं और उसके बाद पोस्ट मास्टर के सामने उसका ओपन डिलीवरी होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा सवाल ये पूछता है, इनलैंड आर्टिकल के केस में 7 दिन का समय दिया जाता है, फॉरेन आर्टिकल के केस में 15 दिन का समय दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, याद रखना है कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, 7 दिन इनलैंड के केस में, 15 दिन फॉरेन के केस में, ठीक है। आगे आते हैं रूल 92, जहाँ पे बोला कि रिसिप्ट फॉर आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी। जब डिलीवरी के लिए लिया जाएगा, कस्टमर अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये सारा बातें यहाँ पे बताया गया। बोला जा रहा है पोस्टमैन मस्ट साइन द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर ऑफ वीपी आर्टिकल रिसीव्ड और डिलीवरी स्लिप
फॉर आर्टिकल्स मेड ओवर टू देम फॉर डिलीवरी। तो देखिए पहले क्या होता था, हम लोग अलग से रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट मेंटेन करते थे, पार्सल का एब्स्ट्रैक्ट या बीपी आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट जो है ये मेंटेन करते थे। 2015-16 में भी देखिएगा तो वो मेंटेन किया जाता था। पर आप अभी के दिन में ये सारा चीज़ आपका मेंटेन नहीं हो रहा है अलग से ज़्यादातर केस में। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो और अच्छी बात है। तो अगर रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेज करवा सकते हैं। अब मान लीजिए ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, क्या है, डिलीवरी स्लिप ऑफ द आर्टिकल्स जो है इसमें पोस्टमैन का साइन करवा लीजिए। जो लोग पोस्टल असिस्टेंट है, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और खास करके नया ज्वाइन करते हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पुराने लोग तो सब एक दूसरे को जानता है पहचानता है, तो ज़्यादातर केस में गड़बड़ी का चांसेस कम रहता है। पर नए लोग जो है उनके साथ कभी कभी बदमाशी किया जाता है ना, कि मान लीजिए उसने आर्टिकल दे दिया और पोस्टमैन थोड़ी देर बाद आके बोला कि नहीं हमको मिला नहीं। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्टिकल हैंडओवर कर रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट रखना होता है। तो डिलीवरी स्लिप जो है हम लोगों को एक्स्ट्रा एक कॉपी प्रिंट करना रहता है, जो अपने पास रहेगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट में रहेगा, और जिसमें जब वो बीट में जाता है उसमें वो रिसीव करेगा कि हाँ इतना आर्टिकल मैंने इस फलाना पोस्टल असिस्टेंट से रिसीव किया। अगर ये नहीं करेगा, मान लीजिए बीट में चला गया, आर्टिकल खो गया और आने के बाद वो बोला कि फटाफट से कि नहीं हमको तो चिट्ठी दिया ही नहीं गया, तो समस्या हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को रखना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फॉर्म नंबर आप याद रख सकते हैं। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट का होता है RP33 और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट का होता है RP8, ठीक है। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट का 33 और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट का RP8। बोला जा रहा है पोस्टमैन इज रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन टू देम एंड टोटल अमाउंट टू बी कलेक्टेड। तो पोस्टमैन जो डिलीवरी स्लिप में लिखेगा ना, तो वहाँ पे उनको लिखना रहता है कि हाँ रिसीविंग दिस, मान लीजिए 5 RL 3 स्पीड पोस्ट ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल। तो इस प्रकार से उनको लिखना रहता है कि इतना आर्टिकल मैंने रिसीव किया और टोटल कितना अमाउंट हमको कलेक्ट करना है। तो ये उनको लिख के देना रहता है कि हमको इतना पैसा कलेक्ट करना रहेगा, इतना आर्टिकल हमने रिसीव किया। फिर क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ डिलीवरी स्लिप दिस एंट्रीज शुड बी मेड बाय द पोस्टमैन बिलो द लास्ट एंट्री ऑफ द स्लिप। देखिए हम लोग तो बोले कि आइदर आपको डिलीवरी स्लिप में लेना है या फिर इस एब्स्ट्रैक्ट में लेना है। तो अब भी हमारे पास डिलीवरी स्लिप अवेलेबल रहता है। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ सर नमस्कार। जी सर। एक बार प्लीज कंफर्म करिए। ठीक ठीक, चलिए। तो डिलीवरी स्लिप में कहाँ एंट्री करना रहता है, देखिए तो ये एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि जब हमसे पोस्टमैन आर्टिकल लेगा तो उनको एक्नॉलेजमेंट कहाँ देना रहता है। तो ये याद रखना है, बिलो द लास्ट एंट्री ऑफ द स्लिप, स्लिप में जो लास्ट एंट्री रहेगा उसके नीचे उनको एक्नॉलेजमेंट देना रहता है। और किसी भी प्रकार का अगर कोई ऑल्टरेशन उस आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल के लिए किया जाता है ना, तो वहाँ पे बोला जा रहा है उसमें पोस्टमैन से भी अटेस्टेड करवाना है। अगर कोई भी पर्टिकुलर्स में चेंज करना है तो दिस शुड बी अटेस्टेड बाय द पोस्टमैन। द पोस्टमैन इज रिक्वायर्ड टू साइन इन पोस्टेज अकाउंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अनपेड और इनसफिशियंटली पेड आर्टिकल। तो पोस्ट ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन होता है जहाँ पे जितना अनपेड और इनसफिशियंटली पेड आर्टिकल है उसका डिटेल्स नोट होता है। तो पोस्टमैन को वहाँ पे भी साइन करना रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पेज से आपको दोबारा सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज को ध्यान दीजिए। जो लोग इधर उधर ध्यान दे रहे थे इधर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, सवाल आएगा इस पेज से। क्या बोला जा रहा है, नो पोस्टमैन और ABPM और डाक सेवक इज परमिटेड टू रिसीव फॉर डिलीवरी एन इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 500। तो 500 से ज़्यादा वैल्यू का इंश्योर्ड आर्टिकल लेके हमको बीट में नहीं जाना है। तो ये बात हम नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम 6 पार्ट 3 रूल नंबर 92 हमको बताया है। साथ ही साथ बोला गया था एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू मतलब सम ऑफ ऑल द आर्टिकल्स और ऑल द CODs BPs इंश्योर्ड वगैरह जो है, तो उसका जो एग्रीगेट वैल्यू है, तो बोला जा रहा है इंश्योर्ड, BP, COD, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, IPPB, ये सारा चीज़ मिला के एट वन टाइम
ये सिंगल पोस्टमैन जो है डिलीवरी के लिए मैक्सिमम 40,000 तक लेके जा सकता है। 40,000 से ज़्यादा अमाउंट को लेके उनको डिलीवरी के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो ये एक बात बताया गया। मैक्सिमम लाइन लिमिट कितना है तो पोस्टमैन के लिए, तो पोस्टमैन के लिए मैक्सिमम लाइन लिमिट है 40,000, ठीक है। अब डिविजनल हेड अगर चाहता है तो ये इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक, तो इसको डबल कर सकता है, 40,000 से लेके 80,000 तक कर सकता है, पर विथ प्रायर कंसल्टेशन ऑफ पुलिस। तो देखिए सवाल आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि डिविजनल हेड में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइन लिमिट और अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड बीपी सीओडी बैंकिंग एमओ आईपीबीबी फ्रॉम 40,000 टू 80,000 सब्जेक्ट टू प्रायर कंसल्टेशन ऑफ। ऑप्शन ए में कर देगा मान लीजिए सुपरिटेंडेंट आपका डीपीएस, ऑप्शन बी में कर दिया हेड ऑफ द सर्किल, ऑप्शन सी में कर दिया आपका मान लीजिए डीजी पोस्ट, और ऑप्शन डी में कर दिया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे याद रखना है भाई, इन लोगों का कंसल्टेशन नहीं, आपको लोकल पुलिस के साथ कंसल्ट करना है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो सवाल अभी हम पूछे थे एक बार फटाफट बताइए अगर आप सुन रहे हो, फटाफट से ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हो जाएगा डी। वेरी गुड आकाश जी, रंजना जी, है ना, रोहन जी, देवेन। चलिए अच्छा, औरूप पाल जी आप ज्वाइन किए हो क्या क्लास में? औरूप पाल आप मैसेज किए थे कि आपको लिंक कुछ चाहिए था, अगर ज्वाइन किए हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। बोला जा रहा था एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वीपी सीओडी बैंकिंग मनी ऑर्डर आईपीपीबी सेंड आउट फॉर डिलीवरी थ्रू ए सिंगल एबीपीएम और डाक सेवक। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या था, हमारा पोस्टमैन था, है ना। पोस्टमैन के लिए हम लोग लिमिट देखे थे 40,000 और 80,000 सुपरिटेंडेंट बढ़ाएगा। एबीपीएम और डाक सेवक के लिए लिमिट कम हो जाएगा, तो कितना लिमिट है, 15,000 से ज़्यादा लेके नहीं जाएगा, 15,000 हो जाएगा लिमिट। इसको डिविजनल हेड बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है फ्रॉम 15,000 टू 25,000, पर कंसल्ट करना रहेगा लोकल पुलिस प्रशासन के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है? एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में मैसेज कर दीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल 93, जहाँ पे हमको बताया गया बुक ऑफ इंटीमेशन के बारे में। रूल 93 हमको बताता है बुक ऑफ इंटीमेशन के बारे में। तो बुक ऑफ इंटीमेशन का फॉर्म नंबर होता है आपका RP 53। बुक ऑफ इंटीमेशन के एक रिसिप्ट बुक रहता है, उसका फॉर्म नंबर होता है RP 53। पर इंटीमेशन जो हम सर्व करते हैं उसका फॉर्म नंबर होता है RP 52। देखिए इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो रिसिप्ट, ये हमारा रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट हम इशू करते हैं, ये होता है फॉर्म नंबर 52 में। अब कितना रिसिप्ट हमने इशू किया, उसका जो डिटेल्स, उसका जो पार्टिकुलर, वो एक बुक में लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ इंटीमेशन। उसका फॉर्म नंबर क्या होता है, RP 53। तो बड़ा वाला में क्या हो गया, हमारा बुक हो गया, और छोटा वाला में हमारा इंटीमेशन हो गया। तो RP 53 क्या हो गया, वो हो गया बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन। और हमारा जो इंडिविजुअल इंटीमेशन हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि RP 52 में हम लोग इंटीमेशन सर्व करते हैं। और इंटीमेशन कौन सा केस में हम लोग सर्व करते हैं, तो बोला जा रहा है VP आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, इन सब का वैल्यू अगर 500 एक्सीड कर जाता है, अगर कोई डैमेज्ड आर्टिकल हमारे पास आता है उस रिलेटेड नोटिस हमको सर्व करना है, अगर पार्सल का वजन 10 kg से ज़्यादा है तो हमको इंटीमेशन देना रहता है। अब बताइए पार्सल अगर 10 kg का ज़्यादा वजन का होगा तो हम कितने बार के लिए उसको बिट में भेजेंगे। ए पार्सल विच इज वेइंग मोर देन 10 kg, उसको कितने बार के लिए बिट में भेजा जाएगा, 2 बार, 1 बार? बाकी लोग बताइए, 2 ही आंसर आया, देवेन का और सीताराम का। निशांत शर्मा बोले 1 बार, दीपक बोले 1 बार, बाकी लोग? महेश जी भी बोले बिल्कुल, सुमंतो जी वेरी गुड। इसको याद रखना है आपको। देखिए पार्सल के केस में हम लोगों का लिमिट दिया गया, ठीक है। पार्सल के केस में क्या बोला गया, अगर अगर पार्सल जो है वो आपका अप टू 5 मतलब 5 kg से ज़्यादा है, पार्सल अगर 5 kg से ज़्यादा है
तो उसके लिए हम लोग क्या चार्ज करते हैं, उसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं आपका ₹5 चार्ज करते हैं। किस लिए, आपका डोर टू डोर डिलीवरी के लिए एक एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। पार्सल को हम एक बार ही, पार्सल को हम वन टाइम बिट में भेजेंगे, पार्सल को हम एक बार बिट में भेजेंगे, पर उसका वजन जो है ये होना चाहिए अप टू 10 kg। if the parcel weight is up to 10 kg, if the weight of the parcel is up to 10 kg, इसको हम एक बार के लिए बिट में भेजेंगे, फिर उसके बाद और बिट में नहीं भेजेंगे। उसके बाद वो क्या होता है, विंडो डिलीवरी होता है, विंडो डिलीवरी होता है। पर अगर पार्सल का वजन 10 kg से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम पार्सल लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे हम घर पे खाली इंटीमेशन सर्व करेंगे, कस्टमर को विंडो डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, पार्सल का वजन अगर अबव 10 kg है उसको हमको बिट में नहीं भेजना है, उसका क्या होगा, उसका होगा विंडो डिलीवरी। देखिए ये रूल का बात है, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है उसको हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। आपको हो सकता है लेके जाना पड़ता है या हम लोगों को जाना भी चाहिए, जो है वो आपके ऊपर है। पर नॉर्मली अगर अबव 10 kg हो जाएगा तो विंडो डिलीवरी होगा। अगर अगर लेस देन 10 kg है या अप टू 10 kg है ना, लेस देन इक्वल्स टू 10 kg अगर है तो वहां पे हम क्या करेंगे, डिलीवरी अटेम्प्ट फॉर वन टाइम ओनली, हम एक बार के लिए डिलीवरी अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो लेके वापस आ जाएंगे, फर्दर क्या होगा, विंडो डिलीवरी होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, 10 kg तक होगा तो विंडो डिलीवरी होता है, और मतलब एक बार के लिए हम अटेम्प्ट करते हैं, नहीं डिलीवरी हुआ तो विंडो डिलीवरी करते हैं। 10 kg से ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम लोग हमेशा विंडो डिलीवरी करते हैं। कुछ एक्सेप्शन आपका दिया जाता है, एनडीसी वगैरह के केस में बहुत जगह पे पार्सल लेके भी लोग जाते हैं, है ना, डिपेंड भी करता है थोड़ा बहुत, पर स्टैंडर्ड रूल यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रेस इज रिसिप्ट, एड्रेस इज रिसिप्ट में क्या बोला गया कि जब हम ये इंटीमेशन सर्व करने के लिए जाएंगे तो इंटीमेशन उनको सर्व करेंगे और उनसे एक रिसिप्ट में साइन करवा के लाएंगे। तो जो रिसिप्ट में हम एड्रेस से साइन करते हैं उसको बोला जाता है एड्रेस इज रिसिप्ट। फॉर्म नंबर क्या होता है, RP31 और RP1, RP31 और RP1। और इसमें क्या होता है, इसका मान लीजिए दो साइड होता है, तो एक हो गया इसका फेस जहाँ पे कस्टमर साइन करता है, और एक होता है इसका बैक, रिवर्स वाला पोर्शन। रिवर्स वाला पोर्शन में कौन साइन करता है, तो पोस्टमैन साइन करता है। ठीक है, पोस्टमैन बेसिकली साइन नहीं करता है, खाली एक एंडोर्समेंट देता है। एंडोर्समेंट मतलब कुछ लिखता है। क्या लिखता है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है वो लिखता है कि कस्टमर ने जाने के एड्रेसी ने मेरे प्रेजेंस में उस रिसिप्ट में साइन किया। ठीक है, तो ये बात उनको लिखना रहता है कि एड्रेसी हैज रिसिप्ट साइन द रिसिप्ट इन माई प्रेजेंस, है ना। तो ये लिख के उनको जमा करना रहता है। खास करके इंश्योर्ड आर्टिकल के केस में हम लोग RP31 RP1 जो है ये जरूर लेते हैं। ठीक है, अब कस्टमर को जब आर्टिकल दिया जाता है तो उसमें कभी कभी एडी कार्ड भी रहता है ना। एडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनलैंड के केस में इसका फुल फॉर्म होता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अगर फॉरेन के केस में फुल फॉर्म क्या होता है एक बार बता दीजिए, एडी का फुल फॉर्म इन केस ऑफ फॉरेन आर्टिकल। फॉरेन आर्टिकल के केस में एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन आर्टिकल के केस में इसका फुल फॉर्म होता है क्या। और दूसरा है फॉरेन के केस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं AR, उसका फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से, एक्नॉलेजमेंट एडवाइस ऑफ डिलीवरी। वेरी गुड, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, राम सिंह जी इसको याद रखना है, एडी का फुल फॉर्म होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, फॉरेन आर्टिकल के केस में। और ये होता है एविस डे रिसेप्शन। ठीक है, AR होता है एविस डे रिसेप्शन। बेसिकली ये आपका एडी कार्ड का ही वर्जन है। तो आपको याद रखना है कि फॉरेन के लिए जो एडी कार्ड होता है उसका फॉर्म नंबर होता है RP54A। इनलैंड के लिए जो होता है उसका होता है RP54। तो इनलैंड के लिए 54, फॉरेन के लिए A। आप इसको याद रखिए, A से अब्रॉड, A से अब्रॉड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी, कुछ डिलीवरी के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया। बिल्कुल एविस डे रिसेप्शन, सुमंतो जी, आकाश जी, बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब मुझे लग रहा है आपसे सवाल पूछना पड़ेगा तब जाके आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए
आगे आते हैं हम लोग। तो सवाल हम इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि अभी मेरा टारगेट है इसको ख़त्म करना। अगर सवाल पूछना शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, है ना। नींद नहीं आ रहा है ना, ये सवाल तो पूछ सकते हैं। आर यू फीलिंग स्लीपी? किसी को नींद भी नहीं आ रहा है ना? फिनिश इट, बिल्कुल आज तो फिनिश करेंगे ही, भले ही लेट हो जाए जो हो। चलिए, रूल 94 बताता है इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी क्या क्या बोला गया। देखिए, ईच पोस्टमैन बिट इज फिक्स्ड बाय द पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर क्या करते हैं, पोस्टमैन का जो डिलीवरी बिट होता है, मतलब जो डिलीवरी जुरिस्डिक्शन होता है, वो फिट करता है कौन, फिक्स करता है पोस्टमास्टर। तो ये एक सवाल हो सकता है कि पोस्टमैन, बीट ऑफ पोस्टमैन इज फिक्स्ड बाय सुपरिटेंडेंट और पोस्टमास्टर। तो हमको याद रखना है भाई, पोस्टमास्टर जो है ये फिक्स करता है। ही मस्ट ऑन नो अकाउंट डेविएट फ्रॉम द बिट प्रिस्क्राइब। तो जो बिट उनको दिया गया उससे डेविएट नहीं करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। अरे जी सर, हेलो, चलिए आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है? चलिए, लिपन को नींद नहीं आ रहा है, इंदर शिवलवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द एड्रेस ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट ए गिवन एड्रेस, इंक्वायरी रिगार्डिंग हिज चेंज एड्रेस शुड बी मेड फ्रॉम हिज नेबर। तो हमारा पोस्टमैन भाई साहब क्या किया, डिलीवरी करने के लिए गए, और जब गए तो देखे एड्रेस ही जो है उसको मिल नहीं रहा है, उस एरिया में भी रहता नहीं है। तो अगर वो नहीं रहेगा तो इंक्वायरी कैसे करेगा? तो बोला जा रहा है उनका जो नेबर है उन लोगों से इंक्वायरी किया जाएगा, है ना। उन लोगों से इंक्वायरी किया जाएगा कि भैया ये अभी रहता कहाँ है, ठीक है। पोस्टमैन व्हाइल ऑन ड्यूटी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग एडवर्टाइजमेंट, हैंडबिल, ट्रेड सर्कुलर, नोटिसेस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक के बिहाफ में ये एडवर्टाइजमेंट, हैंडबिल, सर्कुलर, नोटिस, ये सब भेजना जो है पोस्टमैन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक सर्विस अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम लोग लिफलेट वगैरह देते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट पोस्ट बोलते हैं। तो हम लोग उसको नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगला आता है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, द आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू द पोस्टमास्टर एज अनक्लेम्ड। अब डिलीवरी करने के लिए गया, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, उसका आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, भाई कौन है नहीं है, तो वहाँ पे आर्टिकल को पोस्टमास्टर क्या करेगा, वो आपके रिटर्न कर देगा एज अनक्लेम्ड, ठीक है। ये बात बताया गया। अब आते हैं रूल 95, जहाँ पे बोला गया रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए पहले अगर कोई पैसा ड्यू है, जैसे कस्टम ड्यूटी ड्यू हो सकता है, जैसे वीपी या सीओडी के केस में सर्टेन अमाउंट आपको रिकवर करना पड़ सकता है, तो वो आपका ड्यू हो सकता है ना। तो बोला जा रहा है ये पोस्टमैन इज फॉरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और कस्टम ड्यूटी इज ड्यू। तो पोस्टमैन को फॉरबिड किया गया, क्या बोला गया, जब तक किसी आर्टिकल में पोस्टेज ड्यू है, कस्टम ड्यूटी ड्यू है, या फिर कोई भी पैसा रिकवर होना बाकी है, तो उसको क्या करेगा, वो जब तक रिकवरी नहीं होगा तब तक वो आर्टिकल को डिलीवरी नहीं करेगा। हम लोग पहले भी देखे थे कि पोस्टमैन इज नॉट ऑब्लाइज टू गिव चेंज, चेंज देने के लिए वो बाउंड नहीं है ना। इफ एनी अननेसेसरी डिले ऑकर्स इन द पेमेंट ऑफ एड्रेस, अब घर पे हम गए चिट्ठी देने के लिए और वो एड्रेस ही जो है 15 मिनट हो गया, बाहर ही नहीं आ रहा है, पैसा ही ला नहीं रहा, तो क्या बोला जा रहा है, इफ अननेसेसरी डिले ऑकर्स इन द पेमेंट बाय द एड्रेसी ऑफ द addressee of the charges recoverable on the article, the postman is authorized to take the article back to post office। तो अगर ज़्यादा देरी आप कर रहे हो तो हम पूरे दिन भर आपके वहाँ पे तो बैठ नहीं सकते, हम आर्टिकल को रिटर्न कर देंगे, मतलब उसको लेके हम वापस आ जाएंगे। अब दोबारा आपको अगर लेना है तो पोस्ट ऑफिस में आ जाइए, लेके आप ले लीजिए, या जो भी है ना, या फिर अगला डिलीवरी अटेम्प्ट में देखा जाएगा, पर उस दिन हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। आगे आते हैं 96 में क्या बोला गया, बोला गया रिसिप्ट ऑफ एड्रेसी फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो जब भी रजिस्टर्ड आर्टिकल वगैरह डिलीवर किया जाता है तो हम लोगों को रिसिप्ट लेना रहता है। क्या क्या बोला जा रहा है, व्हेन ए मोबिलाइजेशन और रिजर्विस्ट कवर इज डिलीवर्ड, the signature or mark of addressee on the receipt should be attested
by the signature of village headman, village accountant, school master और any respectable witness। तो बेसिकली मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग जुटाने का काम करता है। मतलब मान लीजिए आप किसी एक पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए लोगों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिजर्विस्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों के भीतर कुछ भेदभाव वाला बात डालना चाहते हैं, है ना, कि भाई चलो तुम लोग अलग अलग हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, है ना। तो इस प्रकार का अगर कोई कवर हमको नोटिस में आता है, उसको डिलीवर जब हम करेंगे एड्रेसी के पास, तो एड्रेसी का जो सिग्नेचर होगा, इस सिग्नेचर को अटेस्टेड करवाया जाएगा विलेज का जो हेडमैन रहेगा, या फिर कोई स्कूल मास्टर, उसका अकाउंटेंट, या रेस्पेक्टेबल कोई विटनेस जो पोस्टमैन के परिचित होगा, उनके सामने ये आर्टिकल को डिलीवरी किया जाएगा। अब एड्रेसी जो है, इफ द एड्रेसी रिफ्यूजेज टू साइन द एक्नॉलेजमेंट but merely signs the receipt, the article should be delivered and remark regarding refusal should be written on the acknowledgement। ये सवाल एग्जाम पे बहुत बार पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, उधर उधर मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक RLAD है, RLAD, तो RL के साथ AD कार्ड भी गया, है ना। तो एक तो कस्टमर को साइन करना है रिसिप्ट में, मतलब जो डिलीवरी स्लिप है। दूसरा उनको साइन करना है AD कार्ड। AD कार्ड का फॉर्म नंबर अभी अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे बताइए हमको। AD कार्ड का फॉर्म नंबर अभी अभी हम लोग क्या देखे, पब्लिक चैट में बताइए फटाफट। AD कार्ड का फॉर्म नंबर क्या देखे, चलिए मरियम बताया 54। तो इनलैंड के केस में हम लोग क्या देखें, इनलैंड के केस में हो जाएगा RP 54, फॉरेन के केस में RP 54A। तो AD कार्ड का फॉर्म नंबर हो जाता है हमारा RP 54। तो बोला जरा, अगर एड्रेस ही बोलता है कि ठीक है हम रिसिप्ट में तो साइन करने पर एक्नॉलेजमेंट AD कार्ड में हम साइन नहीं करेंगे, है ना। तो बोला जा रहा है ऐसा केसेस अगर होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं, जब तक वो AD कार्ड में साइन नहीं करेंगे तब आर्टिकल देंगे नहीं। तो बोला जा रहा है ऐसा केसेस अगर होता है, इफ द एड्रेसी रिफ्यूजेज टू साइन द एक्नॉलेजमेंट बट साइंस द रिसिप्ट, तो डिलीवरी स्लिप में साइन कर दिया पर एक्नॉलेजमेंट साइन नहीं किया, यहाँ पर भी आर्टिकल हम डिलीवरी करेंगे। तो आपसे सवाल पूछेगा इस प्रकार से, अगर एड्रेसी रिफ्यूज करता है कि नहीं हमको इधर साइन नहीं करना एक्नॉलेजमेंट में, पर वो ही इज एग्रीइंग टू साइन ऑन द रिसिप्ट, वेदर द आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड और नॉट, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है आर्टिकल को हमको डिलीवरी करना है। रिमार्क रिगार्डिंग रिफ्यूजल शुड बी रिटन ऑन द एक्नॉलेजमेंट। तो AD कार्ड में एक रिफ्यूजल के रिगार्डिंग रिमार्क दिया जाएगा कि हाँ इसने इसमें साइन करने से मना किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The postman should see that the receipt and acknowledgement of the insured article delivered are signed in ink और विद बॉल पेन। तो पोस्टमैन को नॉर्मली ये देखना रहता है कि इंश्योर्ड आर्टिकल के केस में, इंश्योर्ड आर्टिकल के केस में बोला गया द पोस्टमैन शुड सी दैट द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंश्योर्ड आर्टिकल, रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। देखिए यहाँ पे हमको एक में साइन किया, दूसरा नहीं है, फिर भी हमने दे दिया। पर इंश्योर्ड आर्टिकल जब रहेगा तो दोनों जगह पे साइन करना है, रिसिप्ट में भी और एक्नॉलेजमेंट में भी। ये साइन जो होगा आप इंक के थ्रू, मतलब जो पुराना काली वाला कलम होता था या फिर जो बॉल पॉइंट पेन है, दोनों के माध्यम से ये साइन किया जा सकता है, ठीक है। अब सिंगल रिसिप्ट फॉर द आर्टिकल शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एड्रेसी ऑन अपर कॉपी ऑफ द लिस्ट। ये आपका एक दूसरा बात बताया गया था। यहाँ पे आपका बेसिकली एक होता है स्पेशल डिलीवरी स्लिप। स्पेशल डिलीवरी स्लिप क्या होता है, तो जो बल्क कस्टमर होता है, तो बल्क कस्टमर के लिए हम लोग स्पेशल डिलीवरी स्लिप जो है प्रिंट करते हैं। तो स्पेशल डिलीवरी स्लिप का क्या होता है, नॉर्मली डिलीवरी स्लिप प्रिंट होता है डुप्लीकेट में, एक कॉपी पोस्टमैन लेके जाता है, एक ऑफिस में रहता है। और स्पेशल डिलीवरी स्लिप जो होता है ये ट्रिप्लीकेट में हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो एक हमारा रहेगा ऑफिस में और पोस्टमैन के पास 2 कॉपी हम दे देंगे। तो पोस्टमैन एक कॉपी क्या करेगा, जो एड्रेसी है उनको दे देगा और एक कॉपी खुद लाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि सिंगल रिसिप्ट फॉर द आर्टिकल शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एड्रेसी ऑन द अपर कॉपी ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे एक बार में वो पूरा रिसिप्ट करके भी साइन कर सकता है, ठीक है।
एक्नॉलेजमेंट इफ एनी और चार्जेस ड्यू इफ एनी शुड नॉट बी साइंड। अगर किसी आर्टिकल में एक्नॉलेजमेंट है या फिर आपका चार्जेस कुछ ड्यू है तो उसमें आपका उसको क्या करना है, स्पेशल डिलीवरी स्लिप में हमको लगाना नहीं है, उसको इसके बाहर रखना है। ठीक है, चलिए एक मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए तो हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू करते हैं। 96 नंबर हम लोगों का चल रहा था। तो 96 में क्या बताया गया, रिसिप्ट ऑफ एड्रेसी फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए, इफ एनी आर्टिकल postage is due or custom duty is recoverable, the postman should take them to the treasurer or make over to him the money realized on this account। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हमारा कोई ऐसा आर्टिकल मिल रहा है, इफ़ एनी आर्टिकल द पोस्टेज इज ड्यू और कस्टम ड्यूटी इज रिकवरेबल, तो अगर कोई भी आर्टिकल से हमारा पोस्टेज ड्यू है, मतलब पोस्टेज रिकवर करना है, या फिर कस्टम ड्यूटी जो है उसको रिकवर करना है, तो पोस्टमैन क्या करेगा, पोस्टमैन जब उसको रिकवरी करेगा, रियलाइज़ करेगा, उसके बाद उसको लेके किसके पास हैंड ओवर करेगा, तो ट्रेजरर जो है उसके पास हैंड ओवर करेगा। ठीक है, और ट्रेजरर को एक्नॉलेजमेंट देना रहेगा जो पोस्टमैन बुक रहेगा उस बुक में। ठीक है, पोस्टमैन बुक का फॉर्म नंबर हम लोग देखे थे MS-27। तो MS-27 में आपका ट्रेजरर जो रहेंगे उनको एक्नॉलेज करना रहेगा कि हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ दिस 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 आर्टिकल आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ दिस, है ना, जो भी है, मतलब ऐसा एक रिमार्क उनको देना रहेगा। इन ऑफिशियस वेयर डिलीवरी स्लिप्स आर यूज्ड, जिस ऑफिस में डिलीवरी स्लिप यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे पोस्टमैन बुक यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, द ट्रेजरर और अदर ऑफिशियल विल एक्नॉलेज द रिसीव्ड द अमाउंट ऑन द डिलीवरी स्लिप। तो यहाँ पे डिलीवरी स्लिप में ही ट्रेजरर एक्नॉलेज करेगा इंस्टेड ऑफ पोस्टमैन बुक। क्लियर है, तो अगर पोस्टमैन बुक मेंटेन हो रहा है, डिलीवरी स्लिप नहीं है, तो पोस्टमैन बुक में एक्नॉलेजमेंट होगा, जो आजकल के दिन में नॉर्मली आपका नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल केस में क्या होगा, जो डिलीवरी स्लिप है उस डिलीवरी स्लिप में ट्रेजरर जो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, हमको इतना पैसा जो है मिला है। ठीक है, आगे आते हैं। अब मान लीजिए कोई हमारा एड्रेसी है, एड्रेसी जो है वो इलिटरेट है, तो उस केस में क्या होगा, तो बोला जा रहा है इफ ए रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर और पार्सल मेल इज टू बी डिलीवर्ड टू एन इलिटरेट एड्रेसी। अगर इलिटरेट एड्रेसी है तो उनका जो सील है और जो मार्क है दैट शैल बी टेकन ऑन द रिसिप्ट। रिसिप्ट में उनका मार्क, जैसे मान लीजिए थंब इम्प्रेशन हुआ या फिर किसी दूसरा प्रकार का कोई मार्क है, तो उनको लेना पड़ेगा। और एक्नॉलेजमेंट में भी ये लेना पड़ेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट कौन सा केस में, मान लीजिए RL विथ AD है, तो AD में भी मार्क रहेगा और जो रिसिप्ट है उसमें भी उनका मार्क हम लेंगे। और दिस विल बी अटेस्टेड बाय पोस्टमैन। ये सवाल एग्जाम पे पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर का सवाल है। सवाल क्या है, अगर कोई रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड विथ AD आर्टिकल का एड्रेस ही जो है वो इलिटरेट है, उनका जो मार्क जैसे थंब इम्प्रेशन हुआ या फिर कुछ और इम्प्रेशन और कुछ सील हुआ, तो उसको अटेस्टेड कौन करेगा, तो सवाल आता है ये। तो उनका सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर तो नहीं आएगा, जो मार्क है वो हम रिसिप्ट में लेंगे, मतलब डिलीवरी स्लिप में, और एक्नॉलेजमेंट कार्ड AD कार्ड में लेंगे, और इसको अटेस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, बाय पोस्टमैन। पोस्टमैन के द्वारा इसको आपका अटेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इफ द एड्रेसी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज इलिटरेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे था RL और AD, यहाँ पे है आपका इंश्योर्ड आर्टिकल। तो बोला जा रहा है इफ एड्रेसी ऑफ द इंश्योर्ड आर्टिकल इज इलिटरेट, हिज थंब इम्प्रेशन, सील और अदर मार्क should be obtained on the receipt and acknowledgement in presence of resident witness। तो यहाँ पे देखिए कोई विटनेस नहीं था। जब हमारा RL था और RL विथ AD था, तो वहाँ पे क्या हुआ, मार्क था, थंब इम्प्रेशन था, है ना, थंब इम्प्रेशन था, किसका हुआ, इलिटरेट एड्रेसी का था। और दिस वॉज अटेस्टेड बाय किसके द्वारा, अटेस्टेड बाय पोस्टमैन। पोस्टमैन ने इसको आपका अटेस्ट किया।
और यहाँ पे क्या है, इंश्योर्ड आर्टिकल है। इंश्योर्ड आर्टिकल के केस में यहाँ पे भी हम थंब इम्प्रेशन लेंगे, है ना, यहाँ पे भी थंब इम्प्रेशन लेंगे, यहाँ पे भी हम कोई दूसरा मार्क और सील उनका लेंगे, पर दिस विल बी अटेस्टेड बाय एन रेसिडेंट विटनेस, मतलब उस जगह पे उस गांव में रहता है ऐसा कोई विटनेस के सामने इसको आपका डिलीवर किया जाएगा। एंड हु शुड रिक्वायर टू अटेस्ट हिज सिग्नेचर, विटनेस को क्या करना रहेगा, विटनेस को आपका अटेस्ट करना रहेगा विथ हिज सिग्नेचर। यहाँ पे विटनेस का आपका लिया जाएगा सिग्नेचर, जो आपका इंश्योर करेगा कि इलिटरेट एड्रेस ही जो है वो इस इंश्योर्ड आर्टिकल को आपका रिसीव किया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ये एग्जाम पे सवाल पूछता है कि अगर इलिटरेट एड्रेस ही होगा तो किसका विटनेस चाहिए, तो विटनेस याद रखेंगे कोई रेसिडेंट विटनेस, मतलब जिस गांव का चिट्ठी है उस गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति, उनका विटनेस वहां पे लगेगा कि इंश्योर्ड आर्टिकल का डिलीवरी उनके सामने किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, फटाफट से एक बार कंफर्म कर दीजिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं डिलीवरी टू पर्दानशीन ओमैन। पर्दानशीन, पर्दा के पीछे जो लोग रहते हैं, जो लोग आज भी बाहर नहीं आते, सामने नहीं आते हैं, तो बेसिकली आप अगर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का रिवाइज्ड वाला वर्जन जो देखिएगा, वहां से इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया। ये ओल्ड जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 है उसके रूल नंबर 119 में दिया गया था, पर रिसेंट वाला में नहीं दिया गया। ठीक है, पर पोस्टमैन एग्जाम वगैरह जो देते हैं उनके सिलेबस में भी है, तो सवाल पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, इफ एजेंट हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, तो देखिए जो पर्दानशीन ओमैन है उन्होंने अगर पहले से कोई एजेंट को अपॉइंट किया है तो डिलीवरी विल बी मेड टू द ऑथोराइज्ड एजेंट। पर अगर किसी को उसने ऑथोराइज नहीं किया इन राइटिंग, तो क्या होगा, उस पर्दानशीन ओमैन का जो सिग्नेचर, मार्क और थंब इम्प्रेशन होगा, दैट विल बी अटेस्टेड बाय ए रिस्पेक्टेबल विटनेस, है ना, कोई सम्मानित विटनेस रहेगा, नॉर्मली वो उनका रिलेटिव होगा और पोस्टमैन का जान पहचान वाला होगा। तो ऐसा कोई विटनेस के सामने ही उस आर्टिकल को डिलीवर कर दिया जाएगा, और ये विटनेस जो रहेगा, जो हमारा इस पर्दानशीन वोमेन यहाँ पे जो है उनका जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को अटेस्ट करेंगे। हाँ, और अटेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ डिलीवरी जो होगा, ये बात पे ध्यान दीजिए, डिलीवरी हम उस महिला को नहीं करेंगे, डिलीवरी होगा विटनेस को। यहाँ पे हम डिलीवरी किसको करेंगे, विटनेस के पास डिलीवरी करेंगे, उस महिला के पास नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है। अब दूसरा केस है जहाँ पे विटनेस को पोस्टमैन पर्सनली नहीं पहचानता है, तो यहाँ पे विटनेस को पहचानने के लिए, मान लीजिए उनका जो रिलेटिव वगैरह है उसको भी पोस्टमैन नहीं पहचानता, नया नया आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस रहेगा। विटनेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड, यहाँ पे जो विटनेस है उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन जो होता है हमेशा दो तरीके से होता है, एक होता है थ्रू डॉक्यूमेंट और एक होता है थ्रू विटनेस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई दूसरा विटनेस है जिसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये वो वाला उनका परिचित व्यक्ति है, ये फलाना व्यक्ति है, और यहाँ पे क्या होगा, द पर्सन हु आइडेंटिफाइज हिम और हर इज रिक्वायर्ड टू साइन द रिसीप्ट ऑफ द डिलीवरी और पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 3 जन का साइन हुआ। पहला वाला केस था, यहाँ पे जो पर मतलब मान लीजिए वुमेन है उनका सिग्नेचर हुआ, साथ में विटनेस का सिग्नेचर हुआ। ठीक है, और डिलीवरी हम किसको करेंगे, डिलीवरी टू विटनेस, यहाँ पे हम विटनेस को डिलीवरी करेंगे। अब यहाँ पे आ गए, है ना, यहाँ पे आ गए हम लोग, क्या बोला जा रहा है, when the witness is not personally known to the postman और witness must be identified, तो यहाँ पे जो पर्दानशीन ओमैन है उनका सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन रहेगा, फिर क्या रहेगा, विटनेस का रहेगा, और विटनेस के साथ साथ जो उसका आइडेंटिफायर होगा उनका भी सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे हम लोग जो विटनेस जो आइडेंटिफायर रहते हैं उनके पास ये डिलीवरी करते हैं। 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए। पोस्टल गाइड, पोस्टल गाइड,
चलिए यहाँ पे हम जो एक बात आपको गलत बता रहे थे उसी के लिए हम दोबारा इसको खोले हैं। यहाँ पे भी जो डिलीवरी होगा ये विटनेस के पास होगा, आइडेंटिफायर के पास नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर भी जो डिलीवरी होगा वो किसके पास होगा, यहाँ पे भी जो डिलीवरी होगा ये होगा विटनेस के पास। ठीक है, यहाँ पे भी डिलीवरी हम किसके पास करेंगे, विटनेस के पास करेंगे, याद रहेगा। तो दोनों केस में हम डिलीवरी करेंगे विटनेस को, बट यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा रह जाएगा जो विटनेस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, क्लियर है, ये वाला क्लियर हुआ या नहीं बताइए, पर्दानशी नोमैन वाला। आगे बढ़े। अब क्या बताया गया, रूल 99 बता रहा है डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर। अगर माइनर के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर शुड ऑलवेज बी डिलीवर्ड टू हिम इन प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन इन हुज केयर ही मे बी लिविंग एट दैट टाइम। तो जो हमारा माइनर है एट द पर्टिकुलर टाइम वो जिसके केयर में रहता है उनके प्रेजेंस में ये आर्टिकल जो है डिलीवरी किया जाएगा। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द माइनर ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे माइनर का ही सिग्नेचर हम लेंगे रिसिप्ट में और एक्नॉलेजमेंट में, और दिस विल बी अटेस्टेड बाई दैट पर्सन जिसके केयर में रहता है। ये नॉर्मल केसेस होता है जहाँ पे माइनर जो है हमारा सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं रूल नंबर 100। क्या बताया गया, पेमेंट्स ऑफ ईएमओ। क्या बोला गया, द कॉपी ऑफ ईएमओज डिलीवरी स्लिप, ईएमओ का जो डिलीवरी स्लिप रहेगा दैट मस्ट बी साइंड बाय द पोस्टमैन इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ईएमओ एंड कैश मेड ओवर टू देम फॉर द पेमेंट, है ना, कि इनको भी क्या करना रहता है, सिग्नेचर करना रहता है। तो जो भी हमारा ईएमओ का डिलीवरी स्लिप रहेगा दिस मस्ट बी साइंड बाय द पोस्टमैन, ये आपका पोस्टमैन के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश गिवन टू ईच पोस्टमैन to pay EMO orders being written by him in words and figures over his signature। तो जो डिलीवरी स्लिप रहेगा जब बीट में जाएंगे डिलीवरी के लिए उस टाइम पे पोस्टमैन को क्या करना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ EMO इतना, टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पोस्टमैन इतना, ये लिख के वर्ड में और फिगर में उनको साइन करना रहेगा। जब भी पोस्टमैन का लिमिट जो है एक्सीड हो जाता है वहाँ पे एक पोस्टमैन को दिया जा सकता है उनको एकम्पनी करने के लिए। तो बोला जा रहा है व्हेन ए पोस्टमैन इज ऑर्डर्ड टू एकम्पनी द अदर पोस्टमैन एज द लिमिट एक्सीड्स it will be the duty of the postman to accompany the postman in his beat up to a point when the cash is reduced to the limit prescribed for single postman। तो मान लीजिए हमको बीट में भेजा गया 1,00,000 रुपए देके, है ना, हमको भेजा गया विथ 1,00,000 रुपीज़, हमारा लिमिट कितना है 40,000 है। ठीक है, तो जो हमारे साथ एकम्पनी कर रहा था जब भी मेरा पैसा 40,000 या उसके नीचे आ जाएगा तो ये हमको छोड़ देगा और वापस चला आएगा। क्लियर है, यही बात आपका यहाँ पे बताया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है, द स्कॉटिंग ऑफिशियल शुड साइन इन द पोस्टमैन बुक इन द कॉलम रिमार्क्स अगेंस्ट ईच ईएमओ विच वॉज पेड इन हिज प्रेजेंस। तो जो हमारा स्कॉटिंग ऑफिशियल था मतलब जो हेड पोस्टमैन या दूसरा पोस्टमैन को उनके साथ भेजा गया उनको भी साइन करना रहता है पोस्टमैन बुक में या फिर जो डिलीवरी स्लिप होगा उस डिलीवरी स्लिप में कि उनके प्रेजेंस में ये पैसा जो है दिया गया। ठीक है, अब पेमेंट अगर इलिटरेट को किया जा रहा है तो क्या होगा, बोला जा रहा है इफ द पेई ऑफ ईएमओ इज इलिटरेट, उनका जो थंब इम्प्रेशन है, सील है या मार्क है, दिस शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेसिडेंट विटनेस हु शुड बी रिक्वायर्ड टू अटेस्ट हिज सिग्नेचर। तो यहाँ पे कोई विटनेस के सामने ही डिलीवरी किया जाए, पेमेंट किया जाएगा, ये बात हमको याद रखना है। व्हेन द पेईज थंब इम्प्रेशन इज टेकन, जब पेई का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग आईपी बनने वाले हैं, आपको तो ये ध्यान देना ही देना है ना, क्योंकि थंब इम्प्रेशन बहुत बार हमको लेना पड़ता है जब भी आपको देखिएगा पेंशन पेपर वगैरह बनाना रहता है ना, आपका एनपीएस हो दूसरे जगह पे हो। चलिए एक बात हमको बताइए, एनपीएस के केस में महिला कर्मचारी का कौन सा थंब इम्प्रेशन लिया जाता है,
बिल्कुल, महिला का राइट थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है, देखिए द ग्रीस एंड डर्ट शुड फर्स्ट बी केयरफुली रिमूव्ड, तो हाथ को पहले साफ कर लेना है फ्रॉम द बॉल ऑफ द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का जो ऊपर वाला पोर्शन है, बॉल है, वहां से आपका क्या करना है, उसको डार्ट को और ग्रीस को जो है क्लियर कर लेना है। इट शुड देन बी वाइप्ड ड्राई, उसको पोंछ लेना है सूखा करते हुए, और लेड ऑन द स्पेशल इंक पैड, जो इंक पैड रहेगा उसके ऊपर रखना है वेरी लाइटली, और रोल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको बां साइड से दाहिने साइड के तरफ हल्का से रोल करना है। ध्यान दीजिए, पहले जब हम इंक ले रहे हैं तो रोल कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको याद रखना है जिस थंब का इंप्रेशन ले रहे हैं उसी साइड से दूसरे साइड में जाना है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपका लेफ्ट से लेके राइट के तरफ हम लोग जा रहे हैं ताकि उसमें सफिशिएंटली काली लग जाए। उसके बाद द थंब शुड देन बी प्लेस्ड ऑन द पेपर एंड ए कंप्लीट इंप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग इट लाइटली ऑन्स अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर इसको छाप दिया जाएगा, इसको भी धीरे धीरे हम लेफ्ट से राइट के तरफ घुमा के छाप देंगे। ठीक है, बोला जा रहा है जब ये करिएगा उसके पहले एक दो बार टेस्ट करके देख सकते हैं दूसरे वेस्ट पेपर में कि सही से इंप्रेशन आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये सवाल कभी कभी आपसे पूछता है, और सवाल में ये पूछेगा ये रोटेशन कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, तो ये याद रखना है लेफ्ट से राइट के तरफ हमको घुमाना है। ठीक है, यही सवाल मेनली पूछता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। when the amount of EMO payable to an illiterate villager is less than 5 rupees and there is no literate man in the village, the witness of village, तो यहाँ पे फंडा बस कुछ नहीं, फंडा बस एक ही बात बताया गया कि बोला गया अगर 5 रुपए से, इसका आज के दिन में इंपॉर्टेंस बहुत कम है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए येमो भेजा गया किसी को और उसका वैल्यू जो है बिलो ₹5 है, 5 रुपए के नीचे है, और यहाँ पे जो हमारा पेई है वो आपका इलिटरेट है। ठीक है, वो आपका इलिटरेट है, तो यहाँ पे एक ही बात बोला गया, इस पेमेंट के लिए जो विटनेस है वो भी इलिटरेट हो सकता है, तो कोई दूसरा इलिटरेट के सामने भी इसका विटनेस लेते हुए पेमेंट किया जा सकता है। तो देखिए वही बात बताया गया, जहाँ पे कोई लिटरेट मैन नहीं है गांव में, अगर कोई लिटरेट रहेगा तो उनका सिग्नेचर लेना होगा, but where there is no literate man in the village to witness the payment, the EMO may be paid in presence of an illiterate witness whose thumb impression should be taken in the EMO। तो एक जन इलिटरेट है, विटनेस जो है वो भी इलिटरेट है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे पूछ सकता है। और यहाँ पे जो विटनेस है उसका नाम लिखना रहेगा पोस्टमैन के द्वारा ईएमओ में। ठीक है, जो ईएमओ फॉर्म रहेगा पेमेंट वाला, तो उसमें क्या करना रहेगा, पोस्टमैन के द्वारा विटनेस का नाम भी उसमें लिखा जाएगा जिसके सामने वो पैसा पे किया गया, बिलो 5 रुपीज़। और जहाँ पे भी अमाउंट जो है इज 5 रुपीज़ और मोर, 5 रुपये या उससे ज़्यादा वैल्यू का जब रहेगा, और गांव में अगर कोई लिटरेट विटनेस नहीं है तो उस गांव का जो हेडमैन है उनके सामने ये पैसा पे किया जाएगा, ये बात याद रखना है, बाकी और कुछ है नहीं कि अगर 5 के नीचे है तो इलिटरेट विटनेस होगा, 5 या 5 के ऊपर होगा तो हेड ऑफ द विलेज मैन, जो हेड मैन ऑफ द विलेज जो होगा उनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और यहाँ पे हेड ऑफ द विलेज मैन जो है उनका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिया जाएगा उस फॉर्म में। ठीक है, इफ द पेई ऑफ एन ईएमओ इज ए ब्लाइंड पर्सन तो सेम प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड, यहाँ पे भी सेम प्रोसीड्योर फॉलो किया जाएगा। पेमेंट्स ऑफ पेंशन मनी ऑर्डर, देखिए पेंशन रिलेटेड ईएमओ जो है इसके पेमेंट के लिए बोला गया, एंड एंडोर्समेंट शुड बी मेड ऑन द बैक ऑफ द एक्नॉलेजमेंट पोर्शन ऑफ ईएमओ, ईएमओ का जो एक्नॉलेजमेंट पोर्शन रहता है उसके पीछे आपका क्या करना रहेगा, उसके पीछे एक एंडोर्समेंट रहेगा, जिस एंडोर्समेंट कौन करेगा, हमारा पोस्टमैन करेगा, और उसमें क्या लिखेगा, द पेंशनर इज अलाइव ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट के दिन पेंशनर जो है वो जिंदा है, अभी हम जिंदा है, ये बात उनको बताना रहेगा। और बोला जा रहा है इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर दिस एंडोर्समेंट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द विलेज, तो साल में 4 बार, 1, 4, 7 और 10, इसमें क्या करना रहेगा, एंडोर्समेंट को गांव का 2 रिस्पेक्टेबल विटनेस से साइन भी करना रहता है, अटेस्टेड भी करवाना रहता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया, ध्यान दीजिए, जो लोग इधर उधर देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बोला गया कि अगर कोई पोस्टमैन मनी ऑर्डर का पेमेंट वगैरह करने के लिए पैसा लेता है, कोई गिफ्ट लेता है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, बोला गया पोस्टमैन हु आस्क फॉर और रिसीव्स ए कमीशन
और प्रेजेंट ऑन पेइंग ए मनी ऑर्डर इज लायबल फॉर रिमूवल, उनको सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा, मेजर पेनल्टी उनको किया जाएगा। तो ये बात याद रखना है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए देखिए, हम लोग जब आर्टिकल डिलीवरी करते हैं तो दोनों के केस में हम लोग लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही लेते हैं। आप जब एनपीएस का बात आता है तो मेल के केस में लेफ्ट थंब इंप्रेशन, फीमेल के केस में राइट थंब इंप्रेशन लिया जाता है, ठीक है। अंगूठा निशानी और इसमें फ़र्क क्या सर, किस किस में एक बार पूछ लीजिएगा। अंगुला निशानी और इसमें मतलब हम समझ नहीं पाए हैं राम जी, उसको एक बार बताइएगा। इसके इसमें का मतलब किस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर, माइनर के प्रति अगर मनी ऑर्डर भेजा जा रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे दो केस दिया गया, वो अगर अपना पेरेंट के साथ या फिर लीगल गार्जियन के साथ रहता है, और दूसरा है लीगल गार्जियन के साथ या पेरेंट के साथ नहीं रहता है। तो क्या क्या हो रहा है, तो बोला जा रहा है अगर यहाँ पे दो केस दिया गया, ठीक है। पहला जो दो केस है बोला जा रहा है अंडर द एज ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब जब तक उनको स्व विवेक जो है वो नहीं हुआ, मतलब ही इज नॉट कैपेबल टू मेक एनी डिसीजन। जो बच्चा है वो इतना बच्चा है, वो समझ नहीं सकता है मनी ऑर्डर का अहमियत को, उसका इंपॉर्टेंस को। तो बोला जा रहा है अंडर द एज ऑफ डिस्क्रिशन। और दूसरा केस है जहां पे मान लीजिए बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है अंडर द एज ऑफ डिस्क्रिशन एंड इज लिविंग विथ हिज पेरेंट और लॉफुल गार्जियन। तो बच्चा बहुत छोटा है और वो अपना माँ बाप के साथ या लीगल गार्जियन के साथ रहता है, तो यहाँ पे पेमेंट शुड बी मेड टू द पेरेंट और गार्जियन ऑन साइनिंग इन द ईएमओ ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। तो माइनर के बिहाफ में पेरेंट और गार्जियन जो है वो साइन करके ले लेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, माइनर जहाँ पे एज ऑफ डिस्क्रिशन के भीतर है, पर इट इज ही इज नॉट लिविंग विथ हिज पेरेंट और लॉफुल गार्जियन, उन लोगों के साथ नहीं रहता है। तो ऐसा केस में क्या बोला गया, जिसके साथ रहता है पर्सन इन हुज केयर एंड कस्टडी द माइनर एट द टाइम बीइंग इज लिविंग, तो उनको ये आपका मनी ऑर्डर जो है दिया जाएगा, ठीक है। लोकल गार्जियन विल साइन इन द ईएमओ ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो यहाँ पे अगर ये जो हमारा लोकल गार्जियन है जिसके गाइडेंस में ये माइनर रहता है, यहाँ पे उस लोकल गार्जियन को ईएमओ के फॉर्म में उनके बिहाफ में साइन करना रहेगा। अब ये वाला जगह पे देखिए कंडीशन दिया गया, यहाँ पे जो लॉग मतलब लीगल गार्जियन जो उनका है, पेरेंट जो है उनके साथ रहता था, तो यहाँ पे कोई नहीं, वो लोग आपका ले लिया, आपका साइन किया और ले लिया। पर यहाँ पे जहाँ पे वो किसी लोकल गार्जियन के साथ रहता है, मतलब कोई पेरेंट या लॉफुल गार्जियन के साथ नहीं है, यहाँ पे उनको एक एग्रीमेंट में साइन करना रहता है, एक एग्रीमेंट और इंडिमनिटी उनको साइन करना रहता है, जहाँ पे बेसिकली वो बताता है कि ये पैसा जो है हम उनके यूज़ के लिए लेते हैं, किसी दूसरे टाइम पे अगर ऐसा पता चला कि नहीं हम उसके भलाई के लिए नहीं ले रहे हैं तो ये पैसा जो है हम वापस करेंगे। तो इस प्रकार का एक एग्रीमेंट या इंडिमनिटी जो है भरना रहता है जो लोकल गार्जियन है उनको। और याद रखना है कि एक इंडिमनिटी के माध्यम से, एक एग्रीमेंट के माध्यम से अगर एक बार में उसके पास 5 या 6 ईएमओ आया है, 10 ईएमओ आया है, तो उस सबका पेमेंट हो सकता है। पर एक बार जब पेमेंट हो गया, दूसरे बार अगर मतलब बाद में अगर कोई दूसरा ईएमओ आता है तो उसके लिए सेकेंड इंडिमनिटी का आवश्यकता है, एक में नहीं होगा। अब अगर बोला गया कि माइनर अगर ओल्ड इनफ है, माइनर इज ओल्ड इनफ मतलब अबव द एज ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब वो अपना स्व विवेक से काम कर सकता है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, तो बोला जा रहा है ऐसा केस में वो खुद साइन करेगा और वो पैसा को ले लेगा। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पेमेंट शुड बी मेड टू द माइनर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये 3 केस हम लोग देखे जहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला गया, पेमेंट टू पर्सन विदाउट हैंड, अगर किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना सारा चीज़ इसके भीतर कवर किया गया ना। हम लोग इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर जिसका जो आपका क्वेरीज रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट और हम लोगों का लगेगा, थोड़ा सा वेट करिए। बोला जी पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और हु हैज़ लॉस्ट हिज फिंगर एंड लिविंग इन असाइलम, तो ऐसा केस में क्या बोला गया, पेमेंट विल बी मेड टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हिज सिग्नेचर ही साइनिंग द ईएमओ ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। तो अगर कोई मान लीजिए मेंटल असाइलम में रहता है ना, मान लीजिए लेप्रोसी से सफरिंग कर रहा है, हाथ उनका खराब हो गया और वो किसी आपका असाइलम में रहता है या कोई दूसरे ऐसा इंस्टीट्यूट में रहता है, तो यहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड रहेगा उनको ये मनी ऑर्डर जो है हम डिलीवरी करेंगे, उनको ही फॉर्म में साइन करना रहेगा। वेयर ए पर्सन विदाउट हैंड और फिंगर,
वेदर ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, डिजीज, एक्सीडेंट और दूसरा कारण, मतलब उनका उंगली जो है आपका मान लीजिए किसी भी कारण से वो खराब हुआ, वो लड़ाई के लिए हो सकता है, डिजीज के लिए हो सकता है, एक्सीडेंट में हो सकता है, या कोई दूसरा केस में हो सकता है, आपका वार करते हुए हो सकता है। तो ऐसा केस में बोला गया वो अगर किसी के साथ रहता है, लिविंग विथ हिज पेरेंट्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जिसके साथ भी वो रहता है, द पेमेंट विल बी मेड टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विथ होम सच पर्सन रिसाइड, जिसके साथ वो रहता है उनके पास ये पैसा दिया जा सकता है, उनके पास ये पैसा पे किया जाएगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल विटनेस, कोई इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल विटनेस के प्रेजेंस में ही ये पैसा दिया जाएगा, हु शुड बी रिक्वायर्ड टू अटैच द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि मान लीजिए किसी का उंगली नहीं है, जिसके साथ वो रहता है उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाए, उसका आपका सिग्नेचर लिया जाए और उसके पास पैसा डिलीवरी किया जाए, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट विटनेस रहेगा जो देखेगा भाई पैसा पेमेंट हो रहा है या नहीं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिलीवरी एंड पेमेंट, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ईएमओ टू लूनेटिक्स, जो लोग दिमागी संतुलन जिसका सही नहीं है उन लोगों के पास, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कैसे हम लोग डिलीवरी करेंगे या पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 3 केस है, इस पेज से एक सवाल एग्जाम पे पूछेगा, 3 नहीं बेसिकली 4 केस है। ठीक है, तो केस क्या क्या है, केस 1 जहाँ पे मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया गया कोर्ट के द्वारा, केस 2 जहाँ पे मैनेजर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, केस 3 जहाँ पे पर्सन जो है वो किसी हॉस्पिटल में या मेंटल असाइलम में रहता है, और फोर्थ केस क्या है, नो एक्शन टेकन अंडर लुनेसी एक्ट, तो लुनेटिक होने के लिए जो एक्ट है लुनेसी एक्ट, उसके अंडर में कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया गया। तो क्या बोला गया, पहला केस, केस 1 मतलब जहां पे मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अगर मैनेजर है द पेमेंट और डिलीवरी विल बी मेड टू द मैनेजर, मैनेजर को पेमेंट किया जाएगा या डिलीवरी किया जाएगा। केस 2 और 3 मतलब जहां पे मैनेजर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और वो किसी हॉस्पिटल में, मेंटल असाइलम, ये सब जगह में रहता है। तो बोला गया ऐसा केस में क्या होता है, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है कि भाई कौन उसका मतलब किसके पास दिया जाना चाहिए। तो बोला गया इट इज़ डिजरेबल टू रिटर्न टू सेंडर और रेमिटर, यहाँ पे आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर करने के लिए आपका सजेशन दिया गया। ठीक है, केस 4 क्या आता है, इफ द डिलीवरी ऑफिशियल सस्पेक्ट्स दैट द एड्रेसी और पेई इज नॉट इन साउंड माइंड ही विल रिटर्न इट टू द सेंडर। फोर्थ केस में भी बोला गया, यहाँ पे जहाँ पे भी उनको सस्पेक्ट होता है कि भाई वो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का है, पर कोई एक्शन लिया नहीं गया, मतलब ना तो वो मेंटल असाइलम में है, ना वो हॉस्पिटल में है ना, ना उनका मैनेजर अपॉइंट किया गया, तो ऐसा केस में बोला गया अगर किसी को ऐसा ठहरता है तो आर्टिकल को वापस कर देना है, उसको नहीं ये करना है। ठीक है, आगे आते हैं रूल 105, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्ट डिलीवरी और करेक्ट पेमेंट। तो ये पोस्टमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इफेक्ट द करेक्ट पेमेंट ऑफ द मनी ऑर्डर और इफेक्ट द करेक्ट डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल्स, है ना। इन केस ऑफ एनी डाउट इन द आइडेंटिटी मस्ट बी इंक्वायर्ड बिफोर पेमेंट ऑफ डिलीवरी, अगर कभी भी किसी का आइडेंटिटी लेके संदेह होता है तो पहले उसको क्लियर किया जाएगा, फिर उसको डिलीवर किया जाएगा। अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में इफ द एड्रेस इज नॉट पर्सनली नोन टू पोस्टमैन, डिलीवरी शुड बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेबल विटनेस रिसाइडिंग विद इन द लोकेलिटी। तो अनइंश्योर्ड आर्टिकल है, मतलब रजिस्टर्ड बेरजिस्टर्ड कोई भी ऑर्डिनरी आर्टिकल है, तो पोस्टमैन अगर उसको नहीं पहचानता है सही से, किसी उस एरिया में कोई रिसाइड करता है, ऐसा किसी का भी विटनेस लेके उसको पे कर सकता है, डिलीवरी कर सकता है। ठीक है, पर अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है और वहाँ पे भी पोस्टमैन उसको नहीं पहचानता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, विटनेस इन हुज प्रेजेंस डिलीवरी इज मेड मस्ट ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई द एड्रेसी, मतलब खाली लोकेलिटी में रहने से नहीं होगा, यहाँ पे उनको उस पर्सन को पहचानना भी पड़ेगा, आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए पहला केस आया ऑर्डिनरी, मतलब नॉट रजिस्टर नॉट इंश्योर्ड आर्टिकल, तो वहाँ पे बोला गया जहाँ पे आपका रेसिडेंस है एड्रेसी का, अगर उस एरिया में इसका भी घर है उसके सामने दिया जा रहा है चलेगा, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका घर तो वहाँ पे रहेगा, साथ में वो उसका परिचित भी होना है, तब जाके इंश्योर्ड आर्टिकल डिलीवरी होगा। तो ये दोनों में अंतर है। आगे आते हैं हम लोग, बोला गया ईएमओ ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ पर्सन नॉट परमानेंटली रेसिडेंट विद, देखिए ये सवाल 1-2 साल पहले हम देख रहे थे, शायद पीएएसए एग्जाम या कोई एक एग्जाम में, आईपी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि क्या करना है, ये सवाल को ध्यान दीजिए।
EMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इन फेवर ऑफ पर्सन्स नॉट परमानेंटली रेसिडेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ पेमेंट। जो ऑफिस ऑफ पेमेंट है उसके जुरिस्डिक्शन का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है जिस पर्सन के नाम पे EMO आया, या फिर जो पर्सनली नहीं जानता है, पोस्टमैन जो है ही डोंट पर्सनली नो द पर्सन ऑफ, मतलब जो एड्रेस ही और पे ही। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पोस्टमैन ऐसा अगर केस है, पेमेंट शैल बी मेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाता है क्लेमेंट के द्वारा तो उसका पेमेंट किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल पूछा गया था इस तरीके से कि ऐसा केसेस अगर होता है, द EMO शुड बी रिटर्न टू सेंडर, EMO शुड बी सेंड टू RLO, है ना, मे बी पेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और डी में था ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो याद रखना है, सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिटी प्रूफ अगर है तो अगर उस जुरिस्डिक्शन में नहीं भी रहता है, उनका परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, तब भी वो आर्टिकल जो है पे किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इफ पर्सन इज गिविंग आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रिंटेड इन EMO फॉर्म, हिज नेम और एड्रेस शुड बी नोटेड। कोई भी पर्सन जब आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट दे रहा है कि हाँ इसको हम पहचानते हैं, तो जो बोल रहा है कि हम उसको पहचानते हैं उनका नाम और एड्रेस जो है उसको भी लिख लिया जाएगा। अगर वो मना कर देता है कि नहीं मैं मेरा नाम और एड्रेस नहीं लिखूंगा, यहाँ पे पोस्टमैन को केयरफुल हो जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ, ठीक है। इफ द पोस्टमैन इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद द आइडेंटिटी, ही विल नॉट डिलीवर और पे एंड इंटीमेट द शॉर्टिंग पोस्टल असिस्टेंट एंड पोस्टमास्टर। अगर पोस्टमैन जो है सेटिस्फाइड नहीं है किसी का आइडेंटिटी को लेके, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, वो आपका आर्टिकल को डिलीवरी नहीं करेगा, आपका EMO को पेमेंट नहीं करेगा, और आके जो हमारा डिलीवरी असिस्टेंट है या पोस्टमास्टर है उनको इंटीमेट करेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। आगे आते हैं रूल 106, जहाँ पे बताया जा रहा है लॉस ऑफ आर्टिकल और EMO। अगर आर्टिकल लॉस हो जाता है, अगर EMO खो जाता है तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया, अगर EMO खो जाता है, इंश्योर्ड आर्टिकल खो जाता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल खो जाता है, तो जहाँ पे खो गया तुरंत उनको बैक करना है, रिटर्न करना है इमीडिएटली, और पोस्ट मास्टर को ये इंटीमेट करना है। पर इसको छोड़ के, EMO, इंश्योर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड, इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा आर्टिकल खो जाता है, जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी आर्टिकल खो गया, है ना, तो ऐसा केस में बोला गया आप पहले वापस आओ, मतलब बीट अपना काम खत्म करके उसके बाद आप इस मैटर को पोस्ट मास्टर को इंटीमेट करना। तो इंश्योर्ड, EMO, रजिस्टर्ड के केस में इमीडिएट रिटर्न करना है और पोस्ट मास्टर को इंटीमेट करना है। अदर केस में क्या है, काम खत्म करने के बाद आना है और उसके बाद रिपोर्ट करना है, ठीक है। अनडिलीवर्ड आर्टिकल जो रहेगा उसको रिटर्न करना रहता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल 2 नंबर में फिर से बता रहा हूँ, जो लोग रात हो गया बोल के सुन नहीं रहा है वो लोग पछताएगा। 2 नंबर का सवाल है, IP एग्जाम में इस बार पूछेगा। ए पोस्टमैन मे इन नो सर्कमस्टेंसेस कीप एन आर्टिकल इन हिज पोसेशन फॉर मोर देन 24 आवर। तो पोस्टमैन जो है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक आर्टिकल को अपने पोसेशन में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कितना देर तक रख सकता है, 24 घंटा, 12 घंटा, है ना, टिल द ऑफिस आवर ओनली। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। If the article is undelivered or EMO is not paid, remark stating the reason for non-delivery or non-payment should be written briefly and legibly on the address side of the article। देखिए ये बात को ध्यान दीजिए, कोई आर्टिकल अगर डिलीवरी होता है, डिलीवरी नहीं होता है, और जब वो वापस आता है, नॉर्मली हम लोग रिमार्क कौन सा साइड में देते हैं, फ्रंट में देते हैं या बैक में देते हैं, बताइए तो पब्लिक चैट में। आर्टिकल जब रिटर्न टू सेंडर मतलब डिलीवरी नहीं होता है, रिमार्क कहाँ दिया जाता है, फ्रंट में या बैक में। चलिए, देवेन बोला फ्रंट, सीताराम बोला बैक, और बाकी लोग, सत्येंद्र जी फ्रंट। तो याद रखना है कहाँ देना है, फ्रंट में देना है, याद रहेगा, फ्रंट में देना है। रिमार्क जो है वो फ्रंट में रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 रूल नंबर 107 क्या बता रहा है, इफ एन आर्टिकल इज अनडिलीवर्ड और EMO इज नॉट पेड, रिमार्क स्टेटिंग द रीजन फॉर नॉन डिलीवरी और नॉन पेमेंट शुड बी रिटन ब्रीफली एंड लेजिबली ऑन द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल। एड्रेस साइड क्या होता है, फ्रंट होता है, फेस होता है ना, बाय द पोस्ट मास्टर। और उसके साथ क्या क्या रहेगा, उनका इनिशियल रहेगा, डेट रहेगा, उनका बीट नंबर रहेगा, याद रहेगा,
तीन चीज़ उनको लिखना रहेगा। उनको एक तो साइन करना रहेगा, डेट देना पड़ेगा, बिट नंबर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो रिमार्क है उनको डिलीवरी स्लिप में भी लिखना रहेगा। अगर डिलीवरी स्लिप नहीं होता है, बुक पोस्टमैन बुक होता है, तो पोस्टमैन बुक यानी कि MS-27 में ही इसको लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। रूल 111 में बोला गया कि पोस्टमैन को जो है पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसके बारे में जानकारी चाहिए। द पोस्टमैन हैज़ टू अपडेट द डिलीवरी पार्टिकुलर, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया कि जो डिलीवरी पार्टिकुलर्स है उसको अपडेट करना रहेगा। कहाँ पे? PMA ऐप में जाके, इन एडिशन टू डिलीवरी स्लिप। तो ऐसा नहीं कि आप डिलीवरी स्लिप मेंटेन कर रहे हो तो PMA में जाके आपका काम नहीं करना है। तो डिलीवरी स्लिप और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके हमको चलना है। 20 में देखिए कुछ एडिशनल ड्यूटी बताया गया पोस्टमैन का। ध्यान दीजिए, जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम का चीज़ है। आगे बढ़े ना, बस 10 मिनट और लगेगा। बताइए एक बार पब्लिक चैट में। वेरी गुड। ये अंदर जोश होना चाहिए, जोश रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं तो हमको भी बोलना पड़ेगा हाउ इज़ द जोश, हाई सर, है ना। चलिए आगे आते हैं। किसने किसने उरी देखा, एक बार पब्लिक चैट में लिख दीजिए। उरी मूवी किसने किसने देखा। चलिए आगे आते हैं। रूल 112 में बताया गया एडिशनल ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन। पोस्टमैन को कुछ एडिशनल काम भी करना पड़ सकता है। क्या क्या काम करना पड़ता है? एक नंबर है डेटा एंट्री, यानी कि जब डिलीवरी के लिए जाएंगे ना, तो हमारा जो DPMS में हम लोग जो आर्टिकल को बिट में देते हैं या जो डिलीवरी का काम करते हैं, तो बोला गया ऐसा डेटा एंट्री करना पड़ सकता है पोस्टमैन को, है ना। तो डेटा एंट्री ऑफ मेल आर्टिकल्स गिवन टू देम फॉर डिलीवरी, तो उन लोगों को डिलीवरी के लिए जो आपका आर्टिकल दिया जाएगा उसको एंट्री करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बोला गया 60 मिनट प्रायर टू डिलीवरी, जाने से पहले, बीट में जाने से पहले 60 मिनट, और बीट से आने के बाद 20 मिनट रिटर्न लेने के लिए। तो ये हम लोग 80 मिनट उनसे एक्स्ट्रा काम ले सकते हैं, जाने से पहले 60 मिनट और आने के बाद 20 मिनट। ठीक है, फिर क्या बोला गया? असिस्टेंस टू शॉर्टिंग पोस्टमैन और हेड पोस्टमैन। तो जो शॉर्टिंग पोस्टमैन या हेड पोस्टमैन रहता है उनको बीट शॉर्टिंग में, आर्टिकल को शॉर्ट करने में मदद करना है। जहाँ पे कोई शॉर्टिंग या हेड पोस्टमैन नहीं है वहाँ पे पोस्टमैन को बीट शॉर्टिंग भी करना रहता है। कलेक्शन ऑफ सरप्लस कैश फ्रॉम सब पोस्ट ऑफिस एंड रेमिटेंस, दूसरे पोस्ट ऑफिस से पैसा का आपका रेमिटेंस करना, ये भी उनका काम रहता है। टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर प्रोमोटिंग PLI एंड RPLI बिजनेस और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो PLI और RPLI का बिजनेस बढ़ाने के लिए और BD प्रोडक्ट के सेल के लिए भी पोस्टमैन का काम करना रहता है। ट्रेजरर को असिस्टेंस देना रहता है, किस लिए? फॉर शॉर्टिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड मेकिंग द बंडल डिनोमिनेशन वाइज। तो पैसा गिनने के काम में मदद करने के लिए भी इनको आपका रखा गया कि भाई आपको ये काम भी करना रहता है। ज़रूरत पड़ने पे पोस्ट जो हमारा ट्रेजरर है उनके साथ एस्कॉर्ट करना रहता है कि भाई बैंक से या ट्रेजरी से हम पैसा लाने जा रहे हैं तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, IPPB या IPPB का जो डिफरेंट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, आधार का अपडेशन है, AEPS वगैरह है, ये सारा ट्रांजैक्शन, डोर स्टेप बैंकिंग, ये सारा काम जो है उनके ड्यूटी का ही पार्ट है, ये उनको करना रहता है। इसके अलावा भी एनी अदर ड्यूटी जो हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा या ऑफिस का हेड के द्वारा असाइन किया जाता है उनको उसको भी करना रहता है। ठीक है, आगे आते हैं 113 में क्या बताया गया? बोला कि मेल अटेंडेंट जो है इसके ड्यूटी के बारे में 113 में बताया गया मेल अटेंडेंट के ड्यूटी के बारे में। तो मेल अटेंडेंट क्या होता है? बोला कि मेल अटेंडेंट आर एम्प्लॉयड इन ए पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट और नियर रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के नियर बाई प्लेसेस में जो पोस्ट ऑफिस वगैरह सिचुएटेड होता है, जहाँ पे कोई मेल ऑफिस नहीं है, वहाँ पे नॉर्मली मेल अटेंडेंट का पोस्ट रहता है। ड्यूटी क्या है? कन्वेंस ऑफ मेल फ्रॉम एंड टू द रेलवे स्टेशन। तो पोस्ट ऑफिस से रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से पोस्ट ऑफिस तक मेल का जो एक्सचेंज है इसका काम इनको करना रहता है। साथ ही साथ क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस लोकेटेड एट रेलवे स्टेशन वगैरह में जो लेटर बॉक्स रहता है उसका क्लियर करना और पोस्टेज स्टैम्प का सेल करना, तो ये इनका काम हो जाता है। मेल अटेंडेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सील ऑन बैग एंड मेड ओवर टू हिम एंड टू चेक द नंबर ऑफ बैग्स। देखिए मेल अटेंडेंट को क्या करना रहता है? आपका RMS में जाके, मतलब RMS बोल रहा हूँ, आपका रेलवे स्टेशन पे जाके बैग लेना रहता है सेक्शन वगैरह से। तो जब उनको बैग लेना रहता है या बैग हैंडओवर करना रहता है तो उनको सील पहचानना चाहिए कि इस बैग में कौन सा सील रहेगा, सील जो है टूटा हुआ है या नहीं, है ना। उनको मेल लिस्ट के साथ आपका जो बैग है उसका नंबर को काउंट करके मिलाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ उनको सीखना रहता है। द मेल अटेंडेंट, देखिए ये वाला सवाल एग्जाम में पूछेगा जो हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर नहीं पूछा तो हमको बोलिएगा। 2 नंबर का सवाल बता रहे हैं यहाँ पे फिर से। क्या बताया गया?
बोला जा रहा है द मेल अटेंडेंट मस्ट प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म विदिन द मेल्स एट लीस्ट 10 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन आने से एटलीस्ट 10 मिनट पहले मेल अटेंडेंट को प्लेटफॉर्म में जाना रहता है, पहुंचना रहता है। ये बात याद रखिएगा, मेल ट्रेन आने से 10 मिनट पहले। तो ये टाइम आपसे सवाल में पूछेगा एग्जाम पे, मेल आने से कितने देर पहले मेल अटेंडेंट को स्टेशन में पहुंचना रहता है, तो 10 मिनट पहले। ठीक है, आगे आते हैं ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट। तो पहला था हमारा मेल अटेंडेंट, अब लेटर बॉक्स अटेंडेंट। इनका क्या काम है, तो बोला गया इनका काम और कुछ नहीं है, letter box attendant are required to know the hours at which the letter boxes in their bits are cleared। तो इनका काम है लेटर बॉक्स का क्लियरेंस करना। तो कौन सा समय पे कौन सा लेटर बॉक्स क्लियर करना है ये उनको पता होना चाहिए। उनका काम है पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ द लेटर बॉक्स, है ना, इन देयर बिट, एंड ऑल्सो ब्रिंग द पोस्ट मास्टर्स नोटिस इफ एनी डैमेज और डिफेक्ट और एनी लेटर बॉक्स, जो भी अगर रहेगा, अगर उनके जुरिस्डिक्शन में जो भी लेटर बॉक्स है अगर डैमेज हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट है ना, तो ये सारा चीज़ जो है पोस्ट मास्टर के नोटिस में उनको लाना रहता है। ठीक है, क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्स कौन करेगा, कैसे होगा, तो बोला गया व्हेन ए लेटर बॉक्स अटेंडेंट इज अबाउट टू प्रोसीड ऑन हिज राउंड, द पोस्ट मास्टर और रिस्पॉन्सिबल assistant should make over to him the keys of the letter boxes and changeable hour plate and bag। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लेटर बॉक्स का चाबी रहेगा और चेंजेबल आवर प्लेट, हम पहले भी आप लोगों को बोले थे, कुछ किसी किसी का आपका क्या होता है, दिन में 2 बार या 3 बार क्लियरेंस रहता है। तो मान लीजिए एक बार दिखा दिया 11 बजे होगा नेक्स्ट क्लियरेंस, एक बार दिखा दिया शाम का 4 बजे होगा नेक्स्ट क्लियरेंस। तो ये होता है चेंजेबल आवर प्लेट। ये रखा रहता है किसके पास, आइदर पोस्ट मास्टर के पास या जो असिस्टेंट रहेगा उसके पास, शॉर्टिंग असिस्टेंट हम लोग नॉर्मली उनको बोलते हैं। तो उन लोगों से क्या करना रहता है, इनको ये लेना रहता है। ठीक है, फिर बोला गया कीज ऑफ द लेटर बॉक्सेज एंड आवर प्लेट्स मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ पोस्ट मास्टर और रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट्स, उनके कस्टडी में ही रहेगा। और जब हमारा क्लियरेंस का टाइम होगा तभी हम लेटर बॉक्स अटेंडेंट को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स किया जाता है नन्यथा सॉफ्टवेयर में, नाम याद रखिएगा एग्जाम पे पूछ सकता है। फिर बोला गया नन्यथा को जब हम क्लियर करते हैं ना, तो जीपीआरएस फैसिलिटी के द्वारा ये सारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू सारा मैटर जो है आपका ऑनलाइन वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ड्यूटीज ऑफ पैकर रूल 119 में बताया गया, पैकर का क्या क्या ड्यूटी रहता है, बोला कि चीफ ड्यूटीज ऑफ द पैकर आर टू स्टैम्प द आर्टिकल। इनका मेन काम है आर्टिकल में डेट स्टैम्प लगाना, याद रखिएगा, विच हैज़ बीन पोस्टेड फॉर डिस्पैच, जो हमारे ऑफिस में पोस्ट हुआ है डिस्पैच होना है। दूसरा जो हमारे पास रिसीव हुआ है कि हमारे यहाँ से डिलीवरी होने वाला, तो देखिए एक हमारे पास पोस्ट हुआ, दूसरा हमारे पास आया डिलीवरी के लिए। तो बेसिकली जो हमारे पास डिस्पैच के लिए आया उसमें भी स्टैंप लगता है, जो डिलीवरी के लिए आता है उसमें भी स्टैंप लगता है। और ड्यूटी किसका है, जो हमारा पैकर रहेगा उनका ये नॉर्मली ड्यूटी रहता है। और क्या काम रहता है, टू फेस द आर्टिकल। फेसिंग क्या होता है, एड्रेस साइड को ऊपर रखना और टू साइड को राइट साइड में रखना, तो ये होता है फेसिंग। तो ये फेसिंग करना भी इनका काम रहता है ना, ताकि आसानी से शॉर्टिंग किया जाए, आर्टिकल का एग्जामिन किया जाए, है ना। साथ ही साथ उनको असिस्ट करना रहता है पैकिंग के काम पे, जो हमारा मेल बैग है उसको पैकिंग या क्लोजिंग करने के लिए, उसको सीलिंग करने के लिए भी आपका पैकर को मदद करना रहता है। पैकर को बोला गया ही शुड बी एबल टू स्टैम्प विथ रैपिडिटी एंड क्लियरेंस। उनको एकदम तुरंत एक फटाफट स्पीड से आपका डेट स्टैम्प लगाने का जो प्रैक्टिस है वो रहना चाहिए, और साथ ही साथ क्लियर इंप्रेशन भी आए ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। दे मस्ट चेंज द टाइप। चेंज द टाइप मतलब जो अंदर छोटा छोटा अल्फा आपका लिखा हुआ रहता है ना, 13, 12, 14, ये सब जो हमारा रहता है उसको हम लोग टाइप सेट बोलते हैं, वेरियस स्टैम्प पे जो रहता है, सील में जो रहता है। तो ये फटाफट से उनको क्लियरेंस करना भी आना चाहिए कि वो उसको चेंज कर सकता है। दूसरा उसका क्लीनलीनेस जो है उसका साफ सफाई भी देखना इनका काम रहता है। बैग लेवल जो है ये भी पैकर के कस्टडी में ही रहता है। दूसरी बात और बताया गया रूल 120, ये हमारा लास्ट रूल है, बोला गया चेंजिंग ऑफ डेट एंड अदर टाइप। तो डेट स्टैम्प को जो डिफरेंट डेट वगैरह रहता है, सील में जो डेट रहता है उसको चेंज करना, ये भी पैकर का काम रहता है।
क्या बोला गया, एवरी मॉर्निंग बिफोर द वर्क ऑफ द ऑफिस बिगिंस, ऑफिस का काम शुरू होने से पहले ही द पैकर मस्ट टेक द इम्प्रेशन ऑफ ऑल द डेट स्टैम्प्स एंड सील्स, जिसका डेट चेंज हो सकता है, और अदर मूवेबल टाइप इन द बुक ऑफ पोस्टमार्क, बुक ऑफ पोस्टमार्क में इसको चेंज करना है और फटाफट से सब इंप्रेशन को ले लेना है, इंप्रेशन आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना, और डे टू डे मेंटेन होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ये मेंटेन करना चाहिए। बुक ऑफ पोस्टमार्क का फॉर्म नंबर आप लोग जानते हैं MSI 10, और इसके बाद इसको पोस्ट मास्टर के पास देना रहिए, पोस्ट मास्टर इसको देखता है और उसके बाद उसमें इनिशियल करता है। तो यहाँ तक हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 जो है ख़त्म होता है। इसके भीतर अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेट हम लोगों का आज हो गया ख़त्म करते करते।